Hello Wizardians, this is Lavesh. Welcome to Coding Wizards. तो हेलो गाइस, दिस इज लवेश और आज की वीडियो में हम पूरी जावा कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम पूरी जावा कवर करने वाले हैं। एक वीडियो में हम पूरा देखने वाले हैं जावा में चीजें कैसे काम करती हैं और हम जाने वाले हैं बेसिक्स ऊप्स में भी। जावा की बेसिक्स ऊप्स में भी हम जाने वाले हैं और अच्छे से देखने वाले हैं जावा कैसे काम करती है। तो अगर आपको आज की वीडियो का सिलेबस देखना है कि आज की वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। फिर मैं बता देता हूं, हम देखने वाले हैं कि हम प्रिंट कैसे करते हैं, कमेंट्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स, स्कैनर क्लास, इफ एल्स, फॉर ईच लूप, एरे के काफी ज्यादा फंक्शन जैसे एरे डॉट फिल, एरे डॉट सॉर्ट, स्ट्रिंग के काफी ज्यादा फंक्शन। स्ट्रिंग को हम दो तरह की से बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं, मेथड्स जावा में कॉल बाय वैल्यू क्यों होते हैं, उसका बहुत ही अच्छा मैं आपको आज रीजन देने वाला हूं। बहुत ही अच्छी तरीके से आज हम जावा सीखने वाले हैं। फिर हम जाएंगे थोड़ा सा क्लासेस क्या होती हैं, क्लासेस के ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं, और ऊप्स हमारे बेसिकली आई क्यू ऊप्स का कंसेप्ट क्या है। फिर हम स्टैटिक कीवर्ड देखने वाले हैं, दिस कीवर्ड देखने वाले हैं, कंस्ट्रक्टर देखने वाले हैं। तो काफी सारी चीजें देखने वाले हैं। तो अगर आपको अपने रिज्यूमे में एक और लैंग्वेज ऐड करनी है तो हमारी वीडियो में बिल्कुल और बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं आप बता देता हूं कि अगर आपको जावा इंस्टॉल करनी है तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको जाना है ओरेकल की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो सब कुछ नहीं करना, आपको जेडीके डाउनलोड करना है। इस पर आपको क्लिक करना है, आप जेडीके को आपको डाउनलोड कर लेना है। अब आपने जेडीके डाउनलोड कर लिया तो आपको एक आईडी भी इंस्टॉल कर लेनी है। आईडी क्या होती है, हमारे पास इक्लिप्स मतलब आईडी मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, मतलब जहां पर हम अपना जावा का कोड लिखेंगे। हमने देखो जेडीके तो इंस्टॉल कर लिया है पर हमें कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा ना। हालांकि हम जावा का कोड नोटपैड में भी लिख सकते हैं पर नोटपैड में क्या होता है, काफी ज्यादा मतलब वो बेसिक सा होता है। अगर हमें स्पेशली जावा के लिए आईडी है वो है इक्लिप्स, तो आप इक्लिप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। काफी ज्यादा सिंपल स्टेप है, आपको बस नेक्स्ट 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 अलाउ नेक्स्ट नेक्स्ट करके अलाउ करके इंस्टॉल फिनिश कर देना है और आपका इक्लिप्स और जेडीके इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मैं रेफरेंस के लिए वीडियोस दे दूंगा जिसमें पूरी अच्छी तरीके से बताया गया है एंड टू एंड कि आप जेडीके और इक्लिप्स कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जेडीके को पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है अपने लैपटॉप पर और इक्लिप्स को भी इंस्टॉल कर रखा है। यहाँ पर मैंने, आप जो लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे, इसे देखकर ना डरिएगा मत, बिल्कुल भी मत डरिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही ये मेरे पुराने काम है, मतलब कि पुरानी क्लासेस या पुराने पैकेजेस जो मैंने कर रखे हैं। अभी मैंने यहाँ पर बना दी है जावा इन वन शॉट। तो मैं आपको जावा सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर एक मेन फंक्शन होता है। अब गाइस फंक्शन क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, वो हम वीडियो में बाद में देखने वाले हैं। पर मैं आपको बता देता हूँ, ये एक मेन फंक्शन होता है ना, ये क्या होता है, एक स्पेशल फंक्शन होता है। क्या होता है, ये एक स्पेशल फंक्शन होता है। ठीक है, मतलब जो भी हम अपना जावा का काम कोड लिख रहे होंगे ना, मतलब कि जो भी हम कोड लिख रहे होंगे वो यहीं पर लिखेंगे। यहाँ पर ही हम सारा अपना जावा का कोड लिख रहे होंगे, इसे ही रन कर रहे होंगे। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर सबसे पहले इस मेन फंक्शन को ही रन करता है और ये मेन फंक्शन एक क्लास के अंदर होता है और वो क्लास पब्लिक क्लास होती है। जिस क्लास के अंदर मेन फंक्शन होता है वो क्लास क्या होती है, पब्लिक क्लास होती है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जावा में प्रिंट कैसे कराते हैं। तो गाइस जावा में प्रिंट कराना काफी ज्यादा आसान है। आपको लिखना होता है केवल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहां पर आप कुछ भी लिख लेंगे, जैसे कि मैंने लिखा लवेश। अगर आप लवेश लिखेंगे, यहां पर रन है, रन पे क्लिक कर कर आप अगर इसे रन कराएंगे तो यहां पर मेरा आ जाएगा लवेश लिखा हुआ, काफी ज्यादा आसानी से। और यहां पर अगर मैं कुछ और भी प्रिंट करवाना चाहता हूं, यहां पर मैं कुछ और भी प्रिंट करवाना चाहता हूं, ठीक है गाइस, तो मैं यहां पर प्रिंट कराना चाहता हूं गर्व। ठीक है, आपको याद रखना है जावा के हर लाइन के खत्म होने के बाद आपको क्या लगाना है, एक सेमी कॉलन लगाना है। तो यहां पर प्रिंट हो जाएगा, अगर मैं इसे दोबारा रन करूंगा तो यहां पर प्रिंट हो जाएगा लवेश गर्ग। अब मैं चाहता हूं लवेश हमारी पहली लाइन में प्रिंट हो और फिर अगली लाइन में गर्ग प्रिंट हो। तो आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, प्रिंट के बाद लगाना होता है एलन। तो जैसे ही आप एलन लगा देंगे तो कर्सर हमारा नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा कंपाइलर मेन फंक्शन को हमारा चलाएगा। जैसे हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे सबसे पहले हमारा लवेश प्रिंट होगा, यहाँ पर हमने एलन लगाया तो कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा और फिर नेक्स्ट लाइन में हमारा गर्ग प्रिंट होगा। तो इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करवा के दिखाता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले लवेश प्रिंट हुआ, एलन की वजह से कर्सर हमारा नीचे आया और गर्ग प्रिंट हो गया। तो आई होप आपको अब जावा में प्रिंट कराना आ गया होगा कि हम जावा में प्रिंट कैसे कर सकते हैं चीजों को। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताता हूं कि जावा के अंदर
ठीक है, कमेंट्स क्या होते हैं, जावा के अंदर कमेंट्स क्या होते हैं। आपने देखा होगा शुरुआत में मैंने ये चीज लिखी है कि मतलब दो स्लैश लगा के मैंने लिखा है मेन स्पेशल फंक्शन। अब होता क्या है गाइस कि ना अभी तो ना आप जावा सीख रहे हो, पर आज जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, ठीक है, जैसे कि जब भी अमेजोन की साइट बनाई गई होगी, गूगल की साइट बनाई गई होगी, तो जो इनके कोड लिखे होंगे काफी ज्यादा बड़े हैं और इन कोड पे एक डेवलपर तो काम नहीं करता है, इन कोड बेस पे काफी ज्यादा डेवलपर काम करते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी टीम होती है। तो इस वजह से बहुत सारे डेवलपर्स अपना अपना कोड लिखते हैं, उसे कंबाइन कर हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो गाइज अगर आपको अपना कोड रीडेबल बनाना है ताकि आपका कोड दूसरे डेवलपर्स को भी पसंद आए, तो आप कमेंट्स डाल देते हैं। कमेंट्स में आप जनरली इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हैं कि आपने अपने प्रोग्राम में करा क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर मैंने कुछ प्रिंट करा है, तो यहां पर दूसरे डेवलपर्स को बताने के लिए आपने प्रिंट करा है, तो आप यहां पर कमेंट्स डाल देंगे, हियर आई हैव प्रिंटेड समथिंग इन जावा। अब इससे होगा क्या गाइस, यहां पर आपने कमेंट डाल दिया है। कमेंट डालने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको 2 स्लैश लगाने होते हैं ऐसे करके, और यहां पर आपको लिख देना है जो भी आपको कमेंट डालना है। अब होगा क्या, दूसरे डेवलपर्स को समझ में आ जाएगा कि यहां पर आपने प्रिंट करा है, मतलब आपका कोड है, जो वो कोड है आपका मोर रीडेबल कोड बन जाता है। अब होता क्या है, कमेंट केवल हम रीडेबिलिटी के लिए लिखते हैं, वो हमारे प्रोग्राम का लॉजिक डिफाइन नहीं करता है, ठीक है, ना ही कंपाइलर जो है वो कमेंट्स को यहाँ पर रन करता है। तो जो भी कमेंट्स है वो रन नहीं होते हैं, केवल हमने यहाँ पर कमेंट्स को लिख दिया, रीडेबिलिटी को लिखा, ताकि हमारा कोड दूसरे डेवलपर्स भी आसानी से पढ़ पाए, समझ पाए। अब यहाँ पर 2 तरह के कमेंट होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट जैसे कि आपने डबल स्लैश डाल दिया तो ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट के लिए आपको क्या करना होता है, स्लैश डालना होता है, यहाँ पर ये डालना होता है, यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं, यहाँ पर हमें लिखना होता है मल्टी लाइन कमेंट। तो ये हो गया मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। मल्टी लाइन कमेंट में क्या होता है कि आप ना कुछ भी लिख सकते हो, आपको क्या करना होता है, शुरुआत करना होता है एक स्लैश से और एक स्टार से, और एंड भी करना होता है स्टार और स्लैश से। तो ये होगा सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। मैं आपको प्रेफर करता हूं कि आप मल्टी लाइन कमेंट्स ना ही यूज करिए, आप सिंगल लाइन कमेंट्स यूज करिए, क्योंकि काफी ज्यादा हैंडी होते हैं, मतलब कि आसानी से आप 2 स्लैश लगाकर कहीं पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं लवेश, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको अब सब कुछ समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको प्रिंट करना आ गया होगा जावा के अंदर, यहाँ पर आपको कमेंट्स पता लग गए होंगे जावा के अंदर। तो अभी बढ़ते हैं हम डेटा टाइप्स के ऊपर कि आखिरकार जावा में डेटा टाइप्स क्या होते हैं। गाइस जावा में बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इंटीजर, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि अभी ये समझते हैं कि यहां पर एक कंटेनर है, यहां पर एक कंटेनर है, ठीक है। अब ये कंटेनर ना एक इंट कंटेनर है। अब इस कंटेनर, ये इंट कंटेनर क्यों है, क्योंकि इस कंटेनर में ना केवल कौन सी वैल्यू स्टोर हो सकती है, इंटीजर वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं। इस कंटेनर में इंटीजर वैल्यू स्टोर हो सकती है, या तो 2 स्टोर हो सकती है, या तो 3 स्टोर हो सकती है, 4 स्टोर हो सकता है, -3 स्टोर हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास काफी ज्यादा डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। पहला डेटा टाइप हमारे पास जावा में होता है इंट, बूलियन, डबल, फ्लोट, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, एक सेकंड। तो यहां पर हमारे पास होता है डबल, या फिर हम कह सकते हैं फ्लोट। तो हमारे पास बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं। सबसे पहले मैं आप बात करता हूं इंट की। तो जैसे ही मैं इंट की बात करता हूं तो आपको सबसे पहले डेटा टाइप का नाम लिखना होता है, फिर आपको लिखना होता है वेरिएबल। अब होगा क्या गाइस, जैसे ही मैंने इंट a = 10 लिखा, जैसे ही मैंने इंट a = 10 लिखा है, तो इंट a = 10 से क्या होता है, मान लो ये हमारी मेमोरी है, तो मेमोरी में ना एक डब्बा बन जाएगा, और उस डब्बे में हम किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर पाएंगे, इंट टाइप की वैल्यू स्टोर कर पाएंगे। उस डब्बे का नाम हो जाएगा a, और उस डब्बे में एक इंट टाइप की वैल्यू स्टोर हो जाएगी 10। ये गाइस हमारी एक मेमोरी है, ठीक है। ये पूरी ये मेमोरी है। इस मेमोरी में होगा क्या, जैसे ही हम इंट a = 10 लिखेंगे, इस मेमोरी में एक डब्बा बनेगा, उस डब्बे का नाम होगा a, और उस डब्बे में एक इंटीजर टाइप की वैल्यू, जो हम यहां लिख रहे हैं ना, उस टाइप की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है। मतलब एक इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब गाइस ये वेरिएबल हमने क्यों बनाया, हमें इसका नाम क्यों रखना पड़ा, इस डब्बे का नाम क्यों रखना पड़ा है, क्योंकि गाइस मेमोरी ना बहुत बड़ी है, मेमोरी में ना काफी ज्यादा डब्बे हैं, ठीक है। तो आप अगर किसी वैल्यू को आपको चाहिए, किसी डब्बे की वैल्यू आपको चाहिए, तो आप उसे कैसे बुलाओगे, ठीक है। अगर गाइस हमारे घर में भी जब भी हमारी मॉम हमें खाना खाने के लिए बुलाती हैं, तो कैसे कहते हैं, लवेश बेटा यहाँ आके खाना खा लो।
तो इस वजह से हम मेमोरी में कहेंगे ए वेरिएबल सॉरी गाइस, जो भी ए वेरिएबल हम जब भी हमें मेमोरी में ए वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना होगा तो हम ए वेरिएबल कहेंगे, ए वेरिएबल के डब्बे में जो भी है उसे प्रिंट कर दो। तो हम प्रिंट कैसे कर सकते हैं, काफी ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। हमें यहाँ पर लिखना होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। गाइस अब जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ना काफी ज्यादा बड़ी स्टेटमेंट है, इसे आप छोटे वे में भी लिख सकते हैं। आपको क्या लिखना है, सिस आउट, और आपको दबाना है कंट्रोल प्लस एंटर। मैं दोबारा रिपीट करता हूं गाइस, आपको लिखना है सिस आउट और कंट्रोल प्लस स्पेस, कंट्रोल प्लस एंटर नहीं दबाना है, आपको कंट्रोल प्लस स्पेस दबाना है। आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन खुद ही लिखा आ जाएगा। अगर यहां पर आपको एलन चाहिए तो आप एलन लिख लीजिए, अगर आपको एलन यहां पर नहीं चाहिए तो आप एलन नहीं लिखिए, पर मैं यहां पर एलन लिख लेता हूं। अगर मैं यहां पर ए प्रिंट कराऊंगा तो यहां पर ए प्रिंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहां पर 10 प्रिंट हो गया है। तो यहां पर हमारा कुछ इस तरीके से पूरा चल रहा है सिनेरियो। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो भी हम जावा की जो कोडिंग है वो इक्लिप्स में करते हैं। यहां पर हम जावा की कोडिंग नोटपैड में नहीं कर रहे हैं जेडीके इंस्टॉल करने के बाद। क्यों? क्योंकि जैसे कि यहां पर अगर आप नोटपैड में लिखेंगे तो आपको पूरा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखना होगा, पर इक्लिप्स में एक शॉर्टकट है, आप सिस आउट लिखेंगे, कंट्रोल प्लस स्पेस दबाएंगे तो पूरा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आपके सामने खुद ही आ जाएगा। तो काफी ज्यादा हैंडी होता है इक्लिप्स हमारे लिए। तो आई होप आपको थोड़े से डेटा टाइप समझ में आ गए होंगे। मैं एक और डेटा टाइप के बारे में बता देता हूं, बूलियन फ्लैग इक्वल टू ट्रू। तो गाइस एक डेटा टाइप होता है हमारे पास बूलियन। अब बूलियन क्या होता है, दो वैल्यू स्टोर करता है, या तो ट्रू स्टोर करेगा या तो फॉल्स स्टोर करेगा, बीच की वैल्यू कुछ भी नहीं स्टोर करेगा, या तो 0 या तो 1। 0 का मतलब फॉल्स, 1 का मतलब ट्रू। तो जो बूलियन होता है वो दो टाइप की वैल्यू हमारे पास स्टोर करेगा, या तो ट्रू स्टोर करेगा या तो फॉल्स स्टोर करेगा। तो मैं अभी यहां पर एक बूलियन नाम का एक वेरिएबल बनाया है फ्लैग, और उसके अंदर मैंने ट्रू लिखा है। अब जब भी मैं फ्लैग को प्रिंट कराऊंगा तो होगा क्या, यहां पर ट्रू प्रिंट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये ट्रू एक कीवर्ड है। अगर आप ट्रू को ना कैपिटल टी कर देंगे तो यहां पर ना एरर दिखाएगा। ठीक है, और एरर आप कैसे पढ़ सकते हैं, इस पर क्लिक करिए तो यहां कह रहा है क्रिएट कांस्टेंट ट्रू, कि मतलब ट्रू कुछ है ही नहीं तो आप उसे क्रिएट भी नहीं है। तो ये समझ रहे हो ना आप कि जो ट्रू है आपको वो एज इट इज ऐसा ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो जावा है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर आप स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर कर दोगे, कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर कर दोगे तो आपको कंपाइलर वार्निंग देगा, ठीक है, या फिर एरर्स देगा। ठीक है, एरर्स ही देता है हर केस में अगर आप स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर कर दोगे। ठीक है, तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ट्रू आपको एज इट इज ऐसे ही लिखना है। अगर मैं यहां पर लिख देता हूं फॉल्स तो यहां पर मेरा प्रिंट हो जाएगा फॉल्स। बहुत ज्यादा आसान है गाइस, बहुत ज्यादा आसान है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया है कि इंट भी समझ में आ गया, बूलियन भी समझ में आ गया है। अगर आपको कोई डेसिमल वैल्यू स्टोर करवानी है तो डेसिमल वैल्यू आप कैसे स्टोर करा सकते हैं, फ्लोट f इज इक्वल टू 10.9, राइट गाइस, फ्लोट f इज इक्वल टू 10.9। अब गाइस होता क्या है, जैसे कि मैंने लिखा फ्लोट f इज इक्वल टू 10.9, तो यहां पर ही हमें एरर दिखाएगा। तो गाइस ये केवल फ्लोट के लिए होता है। अगर हमें फ्लोट डेसिमल वैल्यू स्टोर करवानी है तो हम फ्लोट यूज करते हैं, पर हमें वैल्यू के बाद में एक कीवर्ड लिखना होता है f। तो ये अब हमें एरर नहीं दिखाएगा। और यहां पर अगर मैं f को प्रिंट कराऊंगा तो मेरा प्रिंट हो जाएगा 10.9। तो गाइस यहां पर देख सकते हैं मेरा प्रिंट हो गया 10.9। ठीक है गाइस, यहां पर मैंने यहां पर ये क्या प्रिंट कराया है, यहां पर f लगाना पड़ेगा, ये केवल फ्लोट के ही केस में होता है। अब यहां पर मैं बहुत सारी चीज लिख देता हूं, सॉरी बहुत सारा नंबर लिख देता हूं पॉइंट के बाद, इसे रन कराने की कोशिश करता हूं। तो गाइस आप देख सकते हैं यहां पर ये हमारा जो राउंड ऑफ हो गया है। ठीक है, यहां पर क्या हो गया है 10.948799। ठीक है, ये राउंड ऑफ करके हमारा आ गया है। तो इस तरीके से आप वैल्यूज के साथ खेल सकते हैं। एक और होता है डबल डी इज इक्वल टू 10 पॉइंट। ठीक है गाइस, अब डबल में भी आप डेसिमल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो, फ्लोट में भी आप डेसिमल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो, पर डबल में आपको ना यहां पर डी नहीं लगाना पड़ता। और डबल्स क्या होता है, लार्ज डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए काम में आता है, और जो फ्लोट होता है वो आपको स्मॉल डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के काम में आता है। ठीक है, अब इनकी रेंज क्या होती है, अगर आपको कुछ भी गाइस जावा में पढ़ना है ना, आपको अगर सेल्फ टॉट प्रोग्रामर बनना है तो आपको सीधा गूगल पे जाना है और आपको यहां पर सर्च कर देना है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्लोट इन जावा।
तो आपके सामने आ जाएगा जावा में फ्लोट की रेंज क्या होती है। तो जावा में जो फ्लोट की रेंज है वो 32 बिट्स है, ठीक है। इसमें भी आप फ्लोट में भी डेसिमल स्टोर करवा सकते हो, डबल में भी आप डेसिमल स्टोर करवा सकते हो। पर अब अंतर क्या है फ्लोट और डबल में? अंतर यही है कि आप बड़े नंबर स्टोर करवा सकते हो और इनकी रेंज यहां से लिखी है, ठीक है। और बाकी ऐसे ही हमारे पास इंटीजर में होता है, अगर आपको 32 बिट से ज्यादा के इंटीजर को स्टोर करवाना है तो आप लॉन्ग में स्टोर करवाओगे। एक लॉन्ग डेटा टाइप होता है, उसका भी मैं आपको सिंटैक्स बता देता हूं, बहुत आसान है। यहाँ पर आप लॉन्ग लिखेंगे, यहाँ पर कुछ भी वेरिएबल का नाम लिख दें। सुपरमैन में यहाँ पर ये इतनी बड़ी वैल्यू को स्टोर करवा दिया है। यहाँ पर अगर मैं सुपरमैन लिखूंगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यू प्रिंट होके आ जाएगी, ये बहुत बड़ी वाली वैल्यू प्रिंट होकर आ जाएगी। और मैं इसे रन कर दूंगा तो ये सिंपली रन होकर हमारे पास ये वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। तो आई होप आपको डेटा टाइप के बारे में पूरी नॉलेज आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर तो हमने हार्ड कोड करी है, मतलब कोई सा भी वेरिएबल है, जैसे ए वेरिएबल है, फ्लैग वेरिएबल है, एफ वेरिएबल है, डी वेरिएबल है, इनमें तो हमने वैल्यू ना अपने आप से भरी है। अगर हमें यूजर से कोई वैल्यू लेनी है, अगर हमें यूजर से कोई इनपुट लेना है तो वो हम कैसे ले सकते हैं, और बेसिकली उसे हम जावा में करते हैं स्कैनर क्लास की मदद से। उसे हम जावा में करते हैं स्कैनर क्लास की मदद से। अब ये स्कैनर क्लास क्या होती है गाइस, अब मैं बता देता हूं। स्कैनर क्लास की मदद से करते हैं गाइस। स्कैनर क्लास की मदद से हम क्या लेते हैं, जावा में इनपुट लेते हैं। वी टेक इनपुट इन जावा बाय स्कैनर क्लास। तो गाइस होता क्या है, जावा डेवलपर्स ने हमारे लिए स्कैनर क्लास बना रखी है। उस स्कैनर क्लास का हमें यूज करना होता है, उसका ऑब्जेक्ट बनाना होता है, और उसका ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमें क्या करना होता है, उसके काफी ज्यादा मेथड्स को कॉल करना पड़ता है गाइस। अब गाइस ये क्लासेस क्या होती हैं, ये ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, क्योंकि स्कैनर क्लास को जानने से पहले ना आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए क्लास कीवर्ड मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर, ठीक है। ये क्लासेस क्या होते हैं, ये ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, थोड़ा सा मेरे को ना आपको बताना ही पड़ेगा कि ये क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो ठीक है गाइस, तो गाइस होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पर हम आ जाते हैं समझने के लिए। अब होता क्या है, हमारे पास ना 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी, हमारे पास 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है गाइस यहाँ पर। पहली हमारे पास सी, फिर है C++ और जावा। गाइस सबसे पहले जो हमारे मार्केट में जो लैंग्वेज आई थी वो सी आई थी। तो सी क्या थी, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। क्या थी, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। जो C++ थी वो C प्लस ऊप्स पे काम करती थी, मतलब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लस ऊप्स। और जो जावा थी वो कंप्लीटली ऊप्स पर काम करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं जावा में जो मेन फंक्शन है वो भी हमने क्लास के अंदर बना रखा है, ठीक है। तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बिना हम जावा को सोच भी नहीं सकते। अब बेसिकली ऊप्स का मतलब क्या होता है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट होते हैं। अब गाइस ऊप्स को समझने के लिए, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट को समझने के लिए मैं आपको अभी ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऊप्स की डेफिनेशन समझ जाएं, तो आप उसको समझने के लिए मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दूंगा जो आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। अगर मान लीजिए आपको आपके पास केवल सी लैंग्वेज है और आपने एक बिल्डर हो, आप एक बिल्डर हो, ठीक है। आपके पास एक क्लाइंट आता है शुभम। अब शुभम आपसे कहता है कि भाई मुझे 2 फ्लोर का मकान चाहिए और सेकंड फ्लोर पर क्या चाहिए, किचन चाहिए। सेकंड फ्लोर पर किचन चाहिए। एक आता है राशिद, एक आता है गौरव, ठीक है। राशिद कहता है मुझे भाई क्या चाहिए, मुझे ना बंगलो चाहिए, बंगलो चाहिए। बंगलो में क्या चाहिए, मुझे 2 ऐसे फ्लैट जुड़े हुए चाहिए, यहाँ पर 3 फ्लोर चाहिए, यहाँ पर 2 फ्लोर चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पर 4 फ्लोर चाहिए, इसके 3rd फ्लोर पर किचन होनी चाहिए, ठीक है। इसके 1st फ्लोर पर पार्किंग होनी चाहिए, मतलब अपनी कस्टमाइज करके बोलता है वो। गौरव कहता है मुझे 3 फ्लोर की बिल्डिंग चाहिए, उसमें सेकंड पे क्या होना चाहिए, स्विमिंग पूल के होना चाहिए और ऊपर हेलीपैड होना चाहिए। तो अगर आप सी के बिल्डर हो, ठीक है, अगर आपके पास केवल सी प्रोग्रामिंग है तो आप क्या करोगे, जैसे आपके पास शुभम आया तो आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड उसे घर बना के दे दोगे नॉर्मली। फिर जैसे आपके पास राशिद आया तो आप स्टार्टिंग से चालू करोगे और आप घर बना के दे दोगे। आपके पास गौरव आया तो आप दोबारा से स्टार्टिंग से चालू करोगे और आप घर बना के दे दोगे। तो अब आप कहोगे कि लवेश ये तो नॉर्मल ही है कि हम स्टार्टिंग से चालू करेंगे और उसे घर बना के दे देंगे, पर गाइस ऊप्स में ये नहीं होता। अगर आप C++ और जावा की बात करें तो ऊप्स में नहीं होता। अगर आपके पास C++ और जावा है तो आप क्या करेंगे, क्लास बना लेंगे। आप एक क्लास बना लेंगे। क्लास क्या होती है, ब्लूप्रिंट होता है। क्लास क्या होती है, एक ब्लूप्रिंट होता है, या फिर हम कह सकते हैं
वो होता है वर्चुअल होता है, मतलब जो रियली में एग्जिस्ट नहीं करती। क्लास क्या होती है? वर्चुअल होती है, जो रियली में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, या फिर हम कह सकते हैं ब्लूप्रिंट होती है। ठीक है गाइस। अब गाइस होता क्या है, अगर हमें कोई सी भी बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले हम उसकी ड्राइंग बनाते हैं। जो भी सिविल इंजीनियर्स होते हैं वो उसकी ड्राइंग बनाते हैं। तो सब वही काम करना है, मतलब कि हमें ना एक ब्लूप्रिंट बना लेना है। हमने अपने ब्लूप्रिंट में बना लिया है, हमारे पास एक घर होगा, उसमें 2 फ्लोर होंगे और दूसरे फ्लोर पे किचन होगी। हमने एक क्लास बना लिया है, ठीक है, मतलब एक ड्राइंग कर लिया, मतलब जो वर्चुअल है, मतलब वो असली में एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, ब्लूप्रिंट है, पर हमने एज अ क्लास बना लिया। अब हमारे पास क्लाइंट आते हैं, हमारे पास अपना पहला क्लाइंट आया। हमारे पहले क्लाइंट ने कहा कि भाई मुझे 3 फ्लोर की बिल्डिंग चाहिए और ना हमें क्या चाहिए, 2nd फ्लोर पर किचन चाहिए। तो गाइज मैंने अपनी क्लास में देखा, मेरी क्लास तो पहले से ही बनी हुई थी जिसमें 2 फ्लोर थे और 2nd फ्लोर पे किचन थी। अब मैं अगर इसमें 3rd फ्लोर और ऐड कर दूं, 3rd फ्लोर और ऐड कर दूंगा, अगर मैं इसमें 3rd फ्लोर और ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये वाला हाउस बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, अपनी क्लास को उठाऊंगा, क्योंकि उतना काम मैंने पहले ही कर रखा है, उतनी डिजाइनिंग मैंने पहले ही कर रखी है। उसमें मैं एक और फ्लोर जोड़कर अब मैं असली का घर उसे बना के दे दूंगा, असली घर, रियल घर मैं उसे बना के दे दूंगा। ठीक है, अब सेकंड मेरे पास आया कि मुझे भाई 2 ही चाहिए, 2 फ्लोर का मकान चाहिए और सेकंड पे किचन चाहिए। अब गाइस सी में तो हमें स्टार्टिंग से बनाना पड़ रहा था, पर इसमें क्या है, हमारे पास क्लास है। अब मैं अगर किचन को यहां से उठा के यहां कर दूंगा, क्लास को थोड़ा मॉडिफाई कर दूंगा, तो मेरा ये घर बन जाएगा। तो मैं अपनी क्लास में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके अपने दूसरे क्लाइंट को भी एक रियल घर प्रोवाइड कर दूंगा। और जो रियल घर है ना गाइस, इन्हें हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये रियल घर को ही हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको अब ऊप्स की महत्वता समझ में आई होगी। क्लासेस क्या होती हैं? क्लासेस होती हैं वर्चुअल, जो रियली में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, और जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो रियली में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, वो क्या ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं रियल, रियल एंटिटी होती है ऑब्जेक्ट। अब गाइस मैं आता हूं कि क्लास कैसे बनानी। क्लास बनाने के लिए आपको केवल एक कीवर्ड लिखना होता है, क्लास, और यहां पर मैं एक क्लास बना देता हूं हाउस नाम से, और इसमें मैं 2 वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूं, सिंपल 2 वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूं। इंट ए डिक्लेयर कर देता हूं और इंट बी डिक्लेयर कर देता हूं। अब गाइस ये तो हमारी क्लास बन गई, ये क्या बन गई, मेरी क्लास बन गई। अब मुझे किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बना सकता हूं? ऑब्जेक्ट बनाना है तो गाइस फिक्स्ड सिंटैक्स होता है, हमारे पास बहुत ज्यादा फिक्स्ड सिंटैक्स होता है। आपको क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है क्लास का नाम, क्लास का नेम लिखना है, फिर आपको लिखना है ऑब्जेक्ट का नेम, जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, फिर आपको लिखना है न्यू। न्यू एक कीवर्ड होता है गाइस, मतलब कि न्यू को आपको ऐसे लिखना है, फिर आपको लिखना है क्लास का नेम, और फिर आपको लगाने हैं डबल कोट्स। ठीक है, तो ये जनरली फिक्स्ड सिंटैक्स होता है क्लास का। तो जब भी आपको क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने हैं तो आपको यही सिंटैक्स को फॉलो करना है। ठीक है गाइस, तो अगर आपको हाउस का आपको क्या बनाना है, आपको हाउस का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आप हाउस का ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे? सिंपल है, क्लास का नाम लिखोगे, फिर आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखोगे। लेट सपोज हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट 1 इक्वल टू न्यू। न्यू एक कीवर्ड है, फिर हम क्लास नेम लिखेंगे, उसका भी नाम लिखेंगे हम हाउस। तो यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब गाइज हमें क्या करना है, जैसे ही हमने ये वाली चीज लिखी ना, जैसे ही हमने ये वाली चीज लिखी तो हमारी मेमोरी में क्या हुआ, हमारी मेमोरी में ये हुआ कि हमारे पास ये हमारी मेमोरी है। ठीक है, ये हमारी मेमोरी है, तो इसमें छोटा सा स्पेस एलोकेट हो गया इस OBJ1 के लिए, OBJ1 के लिए, और इसमें 2 डिब्बे बन गए, ए और बी नामक, और इनमें इंट वैल्यू स्टोर हो सकती है। अब इनमें क्या इंट वैल्यू स्टोर होगी वो हम अपने कोड के जरिए बताएंगे। तो अगर हम ऐसा लिखते हैं गाइस, अगर हम ऐसा लिखते हैं OBJ1.a इक्वल टू 10, ठीक है, और इसे प्रिंट करा देते हैं सिस आउट कंट्रोल स्पेस, और अब हम प्रिंट कराएंगे OBJ1.a को, OBJ1.a को अगर मैं प्रिंट करा देता हूं, तो जैसे ही मैं OBJ1.a को प्रिंट कराऊंगा तो हमारे पास यहां पर 10 प्रिंट हो जाएगा। अब अगर मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूं, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूं पूरे को, कंट्रोल C कंट्रोल V। अगर मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूं इसका, और यहां पर दूसरे ऑब्जेक्ट में मैं क्या स्टोर करवा देता हूं, दूसरे ऑब्जेक्ट डॉट ए में मैं 10 स्टोर करवा देता हूं। ठीक है, तो अब मैं इसको मैं प्रिंट कराना चाहता हूं, इसमें मैं 20 स्टोर करा देता हूं। ठीक है गाइस, और इसे मैं एक बारी और कॉपी कर लेता हूं। 1 मिनट आप वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब गाइस हमारे पास मेमोरी में 2 डिब्बे बने हैं, अगर आप यहां बोर्ड पर आए तो मैं समझाऊं। मेमोरी में 2 डिब्बे बने हैं, सॉरी मेमोरी तो यही है।
ठीक है गाइस, मेमोरी तो यही है। मेमोरी में दो डिब्बे बने अलग अलग, OBJ1 और OBJ2 नामक, और इनमें अपने अलग अलग दो डिब्बे बने A और B। तो हमने क्या करा है, अब हम आ जाते हैं अपने एडिटर की तरफ। OBJ1.A में 10 डलवाया है, OBJ2.A में 20 डलवाया, तो पहले हमारे पास 10 प्रिंट होगा और फिर 20 प्रिंट हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से हम अपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, मतलब मल्टीपल घर बना सकते हैं। ये तो हमारा हो गया ब्लूप्रिंट। क्लास क्या है, ब्लूप्रिंट है, हमने ब्लूप्रिंट बना दी और उसके हम मल्टीपल क्या बना सकते हैं, मल्टीपल बना सकते हैं, उसके ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे यहां पर हमने ऑब्जेक्ट 1 बनाया है, यहां पर हमने ऑब्जेक्ट 2 बनाया है। ठीक है गाइस, अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं यहां पर ना मेथड्स भी बना सकता हूं। मेथड्स क्या होते हैं, मेथड्स मतलब कि एक ना ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसे आप बार बार रिपीट करना चाहें। जैसे कि मैं यहां पर एक मेथड बनाने की कोशिश करता हूं, जैसे मैंने यहां पर बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड से हेलो। से हेलो नामक मैंने एक फंक्शन बनाया यहां पर, और यहां पर मैं सिंपल सा प्रिंट करा रहा हूं सिस आउट। गाइस यहां पर स्टैटिक क्या है, ठीक है, पब्लिक क्या है, ये मैं आपको बता दूंगा अभी, तो बस वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ। हेलो, तो मैंने यहां पर एक मेथड बनाया है और उसमें मैंने सिंपल सा प्रिंट कराया हेलो। तो अगर मैं इसको मेथड को चलाने इस क्लास के अंदर तो मैं क्या करूंगा, बहुत आसान है, इस मेथड को चलाना है। तो मैं हेलो को कैसे प्रिंट कराऊंगा, सिंपल है, दोनों में मैंने OBJ1 डॉट से हेलो, OBJ2 डॉट से हेलो कर दिया है और मैं हेलो को प्रिंट करा रहा हूं। ठीक है, तो हेलो को प्रिंट कराने के लिए मुझे बस यही करना है और मैं अब प्रोग्राम को रन कर दूंगा। तो जैसे ही मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो मेरे पास दो बार हेलो प्रिंट हो जाएगा, एक OBJ ऑब्जेक्ट 1 के लिए और एक ऑब्जेक्ट 2 के लिए। तो आई होप आपको अब कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का, बिल्कुल अच्छे से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, काफी कूल तरीके से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, काफी अच्छी तरीके से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो आई होप अब आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। जो मेन बात थी कि मैंने आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट बताया, वो इसलिए था ये सिंटैक्स बताने के लिए कि क्लास का नेम लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे इक्वल टू न्यू, और क्लास का नेम लिखेंगे। अब क्लास के ऑब्जेक्ट हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि क्लास के अंदर काफी ज्यादा ना डेटा मेंबर्स होते हैं। अब जो भी क्लास के अंदर डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स होते हैं, मतलब इनको हम कहते हैं डेटा मेंबर्स और इनको हम कहते हैं मेंबर फंक्शन, ताकि क्लास के अंदर के मेंबर फंक्शन और डेटा मेंबर्स को हम एक्सेस कर पाए। इस वजह से हम क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, अब क्लास का हमें सिंटैक्स तो पता लग गया है कि मतलब कि सिंटैक्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं। अब स्कैनर क्लास ना एक प्री बिल्ड क्लास है जो कि हमारे जावा डेवलपर्स ने बनाई है। उसके अंदर काफी ज्यादा मेथड्स लिखे हैं, ठीक है, काफी ज्यादा फंक्शंस लिखे हैं उन जावा डेवलपर्स ने। इस तरीके से इनको हम मेथड्स भी बोल सकते हैं गाइस, इनको हम मेथड्स भी बोल सकते हैं और यहाँ पर इनको हम फंक्शंस भी बोल सकते हैं। इनके बारे में गाइस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम आगे डीप में पढ़ने वाले हैं कि मेथड्स क्या होते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं, तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिएगा। इनको हम काफी ज्यादा डीप में पढ़ने वाले हैं कि मेथड्स क्या होते हैं आखिरकार और फंक्शंस क्या होते हैं आखिरकार। ठीक है, तो सबसे पहले स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो क्लास का नाम है हमारे पास स्कैनर, ऑब्जेक्ट का नाम रख देते हैं हम SC इक्वल टू न्यू लिखना है, फिर हमें फिर क्लास का नाम लिखना है स्कैनर। तो इस वजह से ही बच्चे ना इस लाइन को भी रटते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस लाइन को भी रटते हैं, तो इस वजह से पहले मैंने आपको सिंटैक्स बताया और फिर सिंटैक्स बताने के बाद मैंने आपको पूरा अच्छे से बताया कि ये क्या होता है। अब इसके अंदर एक पैरामीटर जा रहा होता है सिस्टम डॉट इन, राइट, इसके अंदर एक पैरामीटर जा रहा होता है सिस्टम डॉट इन। अब ये सिस्टम डॉट इन है क्या वो मैं आपको बताऊंगा, पर अगर आपको स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप ऐसे ही बनाएंगे। अब यहाँ पर ये एरर दे रहा है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ रहा है इंपोर्ट करेंगे स्कैनर को। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो ये वाला एरर दूर हो गया है। इसने क्या करा, एक ये वाली लाइन लिख दिया हमारे पास। ये वाली लाइन आप मैनुअली भी लिख सकते हैं और बाय यूजिंग ऑफ इक्लिप्स, जैसे मैंने आपको बताया था हम नोटपैड में क्यों नहीं कर रहे हैं, इक्लिप्स में क्यों कर रहे हैं, आपके सामने ये वाली लाइन आसानी से आ जाएगी। अब होता क्या है गाइस, ये स्कैनर क्लास ना प्री बिल्ड क्लास है। ठीक है, जब हमने नीचे वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था ना तो हमें ये इंपोर्ट स्टेटमेंट नहीं लानी पड़ी थी। क्यों नहीं लानी पड़ी थी, क्योंकि हमने खुद ने क्लास बनाई है। पर जो स्कैनर क्लास है ये किसने बनाई है, जावा डेवलपर्स ने बनाई है। ठीक है, जावा डेवलपर्स ने बनाई है, तो इस वजह से हमें इंपोर्ट स्टेटमेंट लानी पड़ेगी। मतलब कि हमें अपने प्रोग्राम को बताना पड़ेगा कि हम स्कैनर क्लास को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर रहे हैं। अब ये जावा डॉट यूटिल क्या है, मतलब कि कुछ नहीं है गाइस, जावा एक बहुत बड़ा सा फोल्डर है। उस बहुत बड़े से फोल्डर के अंदर ना बहुत सारे छोटे छोटे फोल्डर्स हैं, जैसे यूटिल फोल्डर हो गया या फिर आईओ फोल्डर हो गया। और उस यूटिल फोल्डर के अंदर ना काफी ज्यादा क्लासेस हैं और उन क्लासेस में से एक क्लासेस का नाम है स्कैनर।
तो अगर हमें अपने प्रोग्राम को बताना है कि हम अपने प्रोग्राम में स्कैनर क्लास का यूज करने वाले हैं तो हमें import java.util.scanner लिखना होगा। फिर गाइस फिर हमें क्या करना होगा, हमें ऑब्जेक्ट बना लेना होगा। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमारे पास फिक्स्ड सिंटैक्स होता है। क्लास का नाम हम लिखते हैं, क्लास का नाम है स्कैनर, फिर हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट का नाम, फिर हम लिखते हैं न्यू, फिर हम लिखते हैं क्लास का नाम। जो क्लास का नाम है वो भी है स्कैनर, और यहाँ पर हम उसके अंदर एक पैरामीटर डालते हैं system.in। राइट गाइस, तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि मैं क्या क्या बातें कर रहा हूं। ठीक है, तो आई होप आपको अब चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब गाइस अगर मुझे कुछ इनपुट लेना है, जैसे मुझे कुछ भी लेना है इंट a, अब पहले मैं इसमें 10 वैल्यू ऐसे ही स्टोर करवाया जाता। अगर मेरे को यूजर का इनपुट लेना है तो मैं ऐसी डॉट लिखूंगा नेक्स्ट इंट। अब गाइस है क्या, जैसे कि हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया स्कैनर क्लास का। अब स्कैनर क्लास के अंदर काफी ज्यादा मेथड्स हैं, उन मेथड्स में से भी एक मेथड है नेक्स्ट इंट। अब गाइस हुआ क्या था, जब मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, हाउस का ऑब्जेक्ट बनाया था obj1 और obj1 डॉट से हेलो करा था ना, तभी तो ये मेथड कॉल हुआ था ना। ऐसे ही यहां पर हमारे लिए नेक्स्ट इंट नामक एक मेथड बनाया गया है। तो मैंने क्या करा, ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, डॉट लिखा, उस मेथड का नाम लिखा जो कि स्कैनर क्लास के अंदर है। अब ये मेथड के अंदर ना पहले से ही जावा डेवलपर्स इतने अच्छे हैं, उन्होंने हमारे लिए कोडिंग लिख के रख रखी है कि हम यूजर से एक इंटीजर इनपुट कैसे लेंगे। ठीक है, अब ये वाली लाइन क्या करेगी, यूजर से एक इंटीजर इनपुट लेगी और एक और यूजर से मैं इंटीजर इनपुट ले लेता हूं sc डॉट नेक्स्ट इंट, और अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को एक प्लस करा के ना एक वैल्यू में स्टोर कर दूंगा इंट c, और मैं लिख देता हूं a प्लस बी, और इस c को मैं प्रिंट कराने वाला हूं। अब गाइस यहाँ पर ये प्लस क्या है, प्लस एक ऑपरेटर है, जैसे कि कैलकुलेटर में होता है वैसे यहाँ पर प्लस है, तो वो उसी तरीके से चलेगा। अब मैं इसे प्रिंट रन कराता हूं, अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन कराता हूं तो यहाँ पर ये कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है, कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है। यहाँ पर अगर मैं कर्सर डालूंगा, यहाँ पर मैं दो वैल्यू डालता हूँ 10 और 20। तो 10 और 20 जैसी मैंने डाली तो मैंने यहाँ पर 30 मेरे को रिजल्ट मिल गया। तो आपने गाइस अपना पहला प्रोग्राम जो कि थोड़ा सा अच्छा प्रोग्राम है, ठीक है, बेसिक से थोड़ा ऊपर प्रोग्राम है, वो आपने लिख लिया और आपने कैलकुलेटर बना लिया है जावा के अंदर। तो ये काफी ज्यादा आसान था। स्कैनर क्लास इसी तरीके से वर्क करती है, काफी ज्यादा आसान है स्कैनर क्लास को यूज करना। ठीक है गाइस, अब स्कैनर क्लास में ना काफी ज्यादा नेक्स्ट इंट भी होता है, एक नेक्स्ट फंक्शन भी होता है। तो ये धीरे धीरे हम आगे वीडियो में, इसी वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आप बस वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ। तो आई होप आपको स्कैनर क्लास भी अब समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बता देता हूं कुछ ऑपरेटर्स की, ऑपरेटर्स क्या होते हैं जावा में, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा इंट a इक्वल टू 10 और इंट b इक्वल टू 20। ठीक है, और मैं यहां पर प्रिंट करा रहा हूं a इज ग्रेटर देन b। अगर मैंने यहां पर प्रिंट कराया a इज ग्रेटर देन b, तो आपको क्या लगता है 10 क्या ग्रेटर है 20 से? नहीं, 10 तो ग्रेटर नहीं है 20 से, तो यहां पर क्या प्रिंट होगा, फॉल्स प्रिंट होगा। तो ये ऑपरेटर होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। काफी सारे रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, जो भी इन्हें बोलते हैं। ऐसे ही अपोजिट होता है हमारे पास लेसर देन, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ठीक है, इन्हें हम देखने वाले हैं। सबसे पहले मैंने पहला वाला ऑपरेटर मैं बताता हूं आपको कि पहला वाला ऑपरेटर क्या है। तो यहां पर हमारे पास फॉल्स आएगा क्योंकि 10 उससे बड़ा नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, तो यहां पर मेरा आएगा ट्रू, क्योंकि 10 छोटा है 20 से, तो यहां पर ट्रू आ गया। अगर मैं यहां पर इसकी वैल्यू कर देता हूं 10 और यहां पर कर देता हूं लेसर देन इक्वल टू, तो अगर a की वैल्यू b से बड़ी है या फिर a की वैल्यू b के इक्वल है, दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है, तो यहां पर हमारे ट्रू मिलेगा। तो यहां पर हमें ट्रू मिल जाएगा, आसानी से ट्रू मिल जाएगा। पर अगर मैं यहां पर 20 कर देता हूं इसकी वैल्यू, तो हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। यहां पर जाहिर सी बात है हमें फॉल्स मिलेगा। राइट गाइस, एक हमारे होता है यहां पर इक्वल और नॉट इक्वल टू। ठीक है, अब पहले नॉट इक्वल टू की बात कर लेते हैं। अगर a b के इक्वल नहीं है, इस केस में 10 क्या 20 के इक्वल है? नहीं, 10 20 के इक्वल नहीं है, तो हमें क्या रिटर्न होगा, a इज नॉट इक्वल टू 20। ये सच बात है। ठीक है, ये नॉट इक्वल, आप इसे इंग्लिश में पढ़ो, ये क्या है, नॉट इक्वल है, तो यहां पर ट्रू प्रिंट हो जाएगा हमारे पास। देखो यहां पर ट्रू प्रिंट हो गया। पर अगर मैं यहां पर इक्वल टू कर देता हूं, तो इक्वल टू के केस में हमारे पास क्या प्रिंट होगा, फॉल्स प्रिंट होगा, क्योंकि a b के इक्वल नहीं है। पर अगर मैं यहां पर b की वैल्यू को 10 कर दूंगा और यहां पर अब मैं प्रिंट कराने की कोशिश करूंगा, तो यहां पर प्रिंट हो जाएगा हमारे पास ट्रू। तो ये इस तरीके से वर्क कर रहा है। तो यहां पर आपने सारे ऑपरेटर्स भी पढ़ लिए हैं। अब यहां पर 2-3 और ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि
हमारे पास एक होता है नॉट ऑपरेटर, कि अगर मैं इस पूरी इसके आगे लगा देता हूं एक विस्मयादि बोधक, ठीक है, मतलब कि ये वाला साइन लगा देता हूं, तो क्या a इक्वल टू बी है? a इक्वल टू बी है, तो यहां पर क्या प्रिंट होना चाहिए था? ट्रू। अब नॉट, इसे कहते हैं नॉट, लॉजिकल नॉट कहते हैं इसे। लॉजिकल नॉट क्या करेगा? जो भी तुम्हारी एक्सप्रेशन होगा ना, उसकी जो भी वैल्यू होगा ना, उसको उल्टा कर देगा। उसको क्या कर देगा? उल्टा कर देगा। इस केस में ट्रू है तो उसको क्या कर देगा? फॉल्स कर देगा। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो उसको क्या कर देगा? ये फॉल्स कर देगा। तो ये काफी ज्यादा आसान है गाइस। अब अगर और भी होते हैं, नॉट को मैं हटा देता हूं। अगर मैं यहां पर लिखता हूं एंड ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है गाइस। अब अगर मैंने यहां, ये होता है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर हमें ट्रू तभी रिटर्न करता है जब ये भी ट्रू होता है, ये भी ट्रू होता है। अगर दोनों एक्सप्रेशन हमारे पास ट्रू है तो एंड ऑपरेटर हमें तभी ट्रू रिटर्न करेगा। अगर इन दोनों में से एक भी फॉल्स हो जाती है तो एंड ऑपरेटर हमें क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है गाइस। अब मैं अगर इसे रन करता हूं तो यहां पर हमारे पास क्या रिटर्न होगा? फॉल्स रिटर्न होगा। जाहिर सी बात है, ए बी के इक्वल है, ये तो ट्रू है, पर ए ग्रेटर देन बी है, ये ट्रू नहीं है। अगर मैं ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी कर दूंगा तो यहां पर दोनों एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगी और हमारे पास यहां पर जनरेट हो जाएगा ट्रू। ऐसे होता है हमारे पास यहां पर और ऑपरेटर। गाइस एंड ऑपरेटर में क्या होता था कि यहां पर हमारे पास दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होनी चाहिए थी। अगर दोनों एक्सप्रेशन ट्रू नहीं होती है ना तो ये ट्रू जनरेट नहीं करेगा। पर और ऑपरेशन में क्या है कि अगर दोनों में से एक भी ट्रू हो जाती है, अब ये इस केस में ये ट्रू है और ये वाली फॉल्स है, तो ये अगर दोनों में से एक भी ट्रू हो जाती है ना तो ये क्या जनरेट करेगा? ट्रू जनरेट करेगा। तो ये फॉल्स कब जनरेट करेगा गाइस? फॉल्स जब जनरेट करेगा जब दोनों ही फॉल्स होंगी। जब ये भी फॉल्स है, इस केस में ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, तो ये अब क्या जनरेट करेगा? फॉल्स जनरेट करेगा। तो आई होप आपको अब समझ में आ गई होंगी चीजें। तो अब हम बढ़ते हैं इफ एल्स की तरफ। इफ एल्स क्या होते हैं ये तो आपको समझ में आ गए हैं, ठीक है गाइस। इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूं, ठीक है, इस लाइन को मैं मिटा ही देता हूं। अब गाइस है क्या कि अगर मैंने यहां पर एक वेरिएबल लिया है इंट एज इक्वल टू 20, ठीक है, तो मैं यहां पर ये बता रहा हूं कि अगर, पहले मैं यहां पर लिख देता हूं, छोटा सा ही कोड है गाइस, कि अगर यहां पर एज आपकी लेसर देन 18 है तो क्या होगा? एल्स इफ। तो गाइस अभी आप सब्र रखिएगा। आप सोच रहे होंगे एकदम से क्या क्या लिख रहा है लवेश, ठीक है, तो आप 2 मिनट का सब्र रखिएगा, बस 2 मिनट का सब्र रखिएगा, मैं आपको सब बता दूंगा ये क्या मैं लिख रहा हूं, ठीक है गाइस। अब गाइस होता क्या है कि अगर आप ना अगर मगर वाली चीज हो जाती है कि अगर आप सोचें कि अगर आपकी एज, जैसे मान लो आपके ना देश में ना इलेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपकी एज लेसर देन 18 है, लेसर देन 18 है तो आप वोट नहीं कर सकते, लेसर देन 18। और आप कह सकते हैं कि एज इज ग्रेटर देन 0, एंड लगा देता हूं कि मेरी अगर एज ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है और लेसर देन 18 है, मतलब 0 से लेकर 18 तक के बीच में है, और 0 और 18 इंक्लूडेड नहीं है, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर 17 तक है, तो मैं एज के लिए एलिजिबल नहीं हूं, एलिजिबल नहीं हूं, कैन नॉट वोट, कैन नॉट वोट, ठीक है गाइस। अब एल्सिफ अब होता क्या है गाइस, अगर मगर वाली स्टेटमेंट आ गई ना यहां पर। अब देखो होता क्या है, अगर हमारा प्रोग्राम ना सीधा 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 चल रहा है, अगर आपको आपके प्रोग्राम के फ्लो को तोड़ना है कि अगर मेरी एज ये है तो आप ये रन करो, अगर मेरी एज 0 से कम है तो ये रन करो, अगर मेरा, और बाकी सारे केस में ये रन करो, ठीक है। मतलब आप कंडीशन दे सकते हो, अगर आज बारिश होगी तो मैं पकौड़े बनाऊंगा, अगर आज बारिश नहीं होगी तो मैं मोमोज खाऊंगा, ठीक है। तो अगर मेरी एज ये है तो मैं ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करूंगा, तो बाकी का कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है। अगर ये इफ की बॉडी सही हुई ना तो ये एल्स इफ की बॉडी नहीं चलेगी, ना ही एल्स की बॉडी चलेगी, ठीक है। पर अगर ये इफ की कंडीशन इफ ट्रू नहीं हुई तो ये इफ की बॉडी के अंदर ही नहीं घुसेगा, ठीक है, इफ की बॉडी के अंदर ही नहीं घुसेगा। अब ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ना हम इनकी बॉडी लिखते हैं, इस वजह से मैं बॉडी बोल रहा हूं। तो अगर ये इफ की बॉडी के अंदर नहीं घुसा तो ये आगे देखेगा, ठीक है, कि मुझे आगे कोई मैच मिलता है नहीं मिलता है, तो ये एल्स इफ के अंदर जाएगा। अगर मेरी एज लेसर देन 0 है तो भाई मैं घोस्ट हूं, मैं क्या हूं? घोस्ट, मेरे को प्रिंट करना है घोस्ट, ठीक है। और एल्स बाकी किसी भी केस में, बाकी किसी भी केस में अगर तुम यहां पर भी नहीं घुसे, यहां पर भी नहीं घुसे तो तुम यहां पर जाओगे, बाकी किसी भी केस में तुम वोट कर सकते हो, यू कैन वोट, कैन वोट, बाकी किसी भी केस में तुम वोट कर सकते हो। यहां पर मेरी एज 20 है तो मैं वोट कर सकता हूं, कैन वोट आ गया मेरे पास। और अगर मैं यहां पर अपनी एज को क्या कर देता हूं, -2 कर देता हूं,
तो देखो पहले हमारे पास यहाँ पर चेक होगी, क्या हमारी एज 0 से बड़ी है? नहीं, 0 से बड़ी नहीं है, यहीं पर फॉल्स हो गया, तो ये वाली कंडीशन को तो चेक ही नहीं करेगा, तो इफ में नहीं घुसेगा, वो आगे देखेगा। आगे देखेगा तो देखेगा क्या मेरी एज 0 से छोटी है? हाँ मेरी एज 0 से छोटी है, तो वो घोस्ट प्रिंट कर देगा अब, और एल्स में नहीं जाएगा, केवल क्या प्रिंट करेगा? घोस्ट प्रिंट कर देगा यहाँ पर। अब यहाँ पर उसने घोस्ट प्रिंट कर दिया है, पर अगर मैं अपनी एज को 2 कर देता हूं केवल, तो यहाँ पर वो देखेगा मेरी एज 2 से भी 0 से बड़ी है और 18 से छोटी है, तो केवल ये प्रिंट कर देगा और एल्स इफ और एल्स में नहीं जाएगा। ठीक है गाइस, एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे प्रोग्राम में केवल एक इफ होती है, मतलब कि अगर आप इफ एल्स यूज कर रहे हैं तो एक ही इफ यूज कर सकते हैं। ठीक है, एल्स भी एक यूज कर सकते हैं, पर एल्स इफ कितने भी, इसके बीच में आप एल्स इफ कितने भी लगा सकते हो, एल्स इफ कितने भी लगा सकते हो, मन चाहे आप एल्स इफ लगा सकते हो। ठीक है, एल्स इफ यहां पर कितने भी लग सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर एक इफ और एक एल्स यूज होगा। तो आई होप आपको अब एल्स इफ भी समझ में आ गया होगा, एल्स भी समझ में आ गया होगा, इफ भी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको फॉर लूप बता देता हूं कि फॉर लूप क्या होता है और फॉर लूप को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे हम फॉर लूप को यूज करते हैं। तो गाइज अगर मैं आपसे कहूं कि आपको क्या करना है कि आपको अपना नाम ना 50 बार प्रिंट करना है, तो आप क्या करोगे? सिस आउट लिखोगे, पहली बार अपना नाम प्रिंट करोगे लवेश, फिर सिस आउट लिखोगे, आप थोड़ा सा टाइम लोगे और 50 बार अपना नाम प्रिंट कर दोगे। अगर मैं आपसे कहूं 50 नहीं आपको 100 बार करना है, तो आप थोड़ा सोचोगे, आप कहोगे ठीक है मैं कर दूंगा, पर मैं आपसे कहूं 1000 बार, तो ये आप अगर सिस आउट 1000 बार लिखोगे तो काफी ज्यादा हेडेक हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि मैं आपको कह देता हूं एक फॉर लूप लगा देता हूं। फॉर लूप क्या करता है? एक लूप में ना एक पर्टिकुलर कंडीशन के तहत ना घूमता जाता है और यहां पर हमारे पास हमारा आंसर मिल जाता है। तो अगर मैं लिखूं यहां पर फॉर कॉलन, ये हो गई फॉर की बॉडी, यहां पर मैं फॉर की बॉडी लिख दूंगा। ठीक है, तो गाइस यहां पर ना फॉर लूप के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट में हम क्या लिखते हैं? इनिशियलाइज कराते हैं किसी भी वेरिएबल को। ठीक है, इनिशियलाइज कराते हैं किसी भी वेरिएबल को। दूसरे पार्ट में हम लिखते हैं कंडीशन मतलब कि ये लूप कितनी बार चलना चाहिए। लेट सपोज ये लूप चलना चाहिए 10 बार, और यहां पर लिखते हैं हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। यहां पर मैंने लिख दिया i इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, मतलब आई की वैल्यू हर बार 1 से बढ़ रही है। ठीक है, i इक्वल टू आई प्लस 1। राइट गाइस, अब मैं आपको बता दूं, ठीक है गाइस, अब यहां पर ये मैथ्स में अगर देखो, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा इससे पहले कि अगर मैं इंट आई की वैल्यू में रखूं 0 यहां पर, ठीक है, तो इसे मैं j कर देता हूं। अगर मैं यहां पर इंट j की वैल्यू में 0 रखूं और यहां पर लिखता हूं j इक्वल टू j प्लस 1, और फिर मैं यहां पर j की वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूं। किसकी वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूं? j की वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूं। इसको मैं अभी फिलहाल के लिए कमेंट कर देता हूं, क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो। अगर मैं अब इसको चलाऊंगा तो होगा क्या कि j में 0 है। अब ये वाली इक्वेशन ना मैथ में आप नहीं लिख सकते कि j इक्वल टू j प्लस 1, पर यहां पर लिख सकते हैं। यहां पर क्या होगा कि ये 0 प्लस j की जगह 0 आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा, क्योंकि जावा में क्या होता है, ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूशन होती है। क्या होती है? सॉरी, राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूशन होती है। मतलब अगर हमारे हाथ से देखा जाए तो राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूशन होती है। ठीक है, मतलब कि यहां से लेकर यहां से शुरू होगी और यहां पर जाएगी। ठीक है, तो अगर आप देखें तो j की वैल्यू यहां पर 0 होगी और ये 1 होगा, तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा और 1 वैल्यू स्टोर हो जाएगी हमारे पास j में, और j में आ जाएगा हमारे पास 1। अगर हम यहां पर लिखते हैं j प्लस प्लस, इससे गाइस क्या होगा, j की वैल्यू भी इंक्रीमेंट हो जाएगी। ये होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो यहां पर भी जो j की वैल्यू है वो आ जाएगी 1। गाइस देख सकते हैं यहां पर भी j की वैल्यू 1 आ गई है। तो गाइस अगर मैं लिखता हूं j इक्वल टू j प्लस 1, या फिर मैं लिखता हूं j प्लस प्लस, दोनों बात बराबर है, कुछ भी लिख सकता हूं मैं। अगर मैं लिखता हूं j माइनस माइनस, तो j की वैल्यू एक डिक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी 0 से लेकर -1 तक। तो मैं प्लस प्लस लिख देता हूं यहां पर, तो यहां पर j की वैल्यू हो चुकी है 1। तो मैं अब इसको अनकमेंट कर देता हूं और इसको मैं अब कमेंट कर देता हूं। ठीक है गाइस, तो मैं यहां पर बॉडी लिखता हूं। यहां पर मेरे को इनिशियलाइज करना था एक वेरिएबल। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना, धीरे धीरे आ जाएगा। यहां पर इनिशियलाइज करना था, यहां पर आपने कंडीशन लिखनी थी। यहां पर i इक्वल टू आई प्लस 1 लिखा है, तो मैं यहां पर i प्लस प्लस भी लिख सकता हूं। अब मैं यहां पर प्रिंट करा रहा हूं i को। तो गाइस होगा क्या यहां पर, ठीक है, होगा क्या यहां पर कि सबसे पहले हमारा लूप चलेगा, i की वैल्यू होगी 0। ये चेक करेगा क्या 0 लेसर देन है 10 से, तो 0 हमारे पास यहां पर प्रिंट हो जाएगा। 0 प्रिंट हो जाएगा, यहां पर प्रिंट कर देता हूं मैं, यहां पर 0 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहां पर i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, 0 से हो जाएगी 1। तो ये देखेगा अब होता है क्या है कि जो इनिशियलाइजेशन होती है ना, वो केवल एक बार होती है। इनिशियलाइजेशन होती है एक बार,
जब हमारा फॉर लूप चालू होता है, तो हमने फॉर लूप चालू करा, हमारी इनिशियलाइजेशन हुई i इक्वल टू 0 से, ये कंडीशन के पास गया, क्या 0 लेसर देन है 10, हाँ 0 लेसर देन है 10, तो इसने बॉडी एग्जीक्यूट करी और 0 को प्रिंट कर दिया। फिर 0 को इंक्रीमेंट करा, 1 करा, ठीक है, i प्लस प्लस 0 को इंक्रीमेंट करा, इसने 1 करा। फिर क्या होगा, इनिशियलाइजेशन दोबारा नहीं होगी, कंडीशन चेक होगी, क्या 1 लेसर देन है 10, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर इंक्रीमेंट होगी, i की वैल्यू 2 हो जाएगी, ऐसे ऐसे होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। तो मैं आपको अगर यहाँ पर प्रिंट कराऊं तो यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक की काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 10 आएगा तो 10 इज लेसर देन 10 नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ हो रहा है। अगर मुझे यहाँ पर स्पेस चाहिए तो गाइस मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर मुझे यहाँ पर स्पेस चाहिए तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूं कि मतलब हर के पीछे स्पेस आ जाएगा। तो आप सोचेंगे प्लस ऑपरेशन, तो भाई दो चीजों को प्लस करा रहा है और मैं यहाँ पर डबल कोट्स में प्लस क्या कर रहा हूं। तो गाइस होता क्या है, जावा में अगर हम डबल कोट्स में कुछ भी चीज लिखते हैं तो वो एक स्ट्रिंग हो जाती है, और जावा में बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में जब हम प्लस ऑपरेशन लगाते हैं तो वो कॉन्कैटिनेट कर देता है, मतलब उसको जोड़ देता है। ये चीज भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, जब हम स्ट्रिंग को बहुत ही डीपली पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से समझने वाले होंगे, ये चीज हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसकी भी आप टेंशन मत लेना, बहुत ही अच्छी तरीके से हम आगे करने वाले हैं उसको। इससे पहले अब आपको फॉर लूप आ गया है, अब मैं आपको बता देता हूं कि वाइल लूप क्या होता है। गाइस वाइल लूप भी एक लूप्स की वेरिएशन होती है, कुछ नहीं होता है। जैसे हमने फॉर लूप सीख लिया है, तो वाइल लूप में क्या होता है, आपको इनिशियलाइजेशन बाहर करानी होती है, ठीक है। और वाइल एक कीवर्ड होता है, ठीक है। आपने जैसे यहाँ पर वाइल लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ना यहाँ पर एक कंडीशन लिख लेनी है, i इज लेसर देन 10। यहाँ पर आपने कंडीशन लिखी, यहाँ पर आपने इनिशियलाइजेशन कराया, यहाँ पर आप बॉडी लिख दोगे। ऐसे सिस आउट मैंने लिख दिया i, तो आप कहोगे इंक्रीमेंट का कराया, इंक्रीमेंट इसकी बॉडी में ही कराता हूं मैं, ठीक है। तो फॉर लूप में तो क्या होता है, इसलिए मुझे फॉर लूप काफी ज्यादा पसंद है पर्सनली, क्योंकि फॉर लूप में क्या होता है, आप इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और जो भी आपकी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होती है वो आप एक लाइन में करा देते हो। पर वाइल लूप में ऐसा नहीं होता है, वाइल लूप में आप इनिशियलाइजेशन ऊपर कराते हो, फिर वाइल लूप के ब्रैकेट में आप कंडीशन लिखते हो, फिर यहाँ पर वाइल लूप की बॉडी में आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हो काफी ज्यादा आसानी से। तो अगर मैं इसको रन करूंगा इस प्रोग्राम को, तो यहाँ पर मेरा प्रिंट हो गया है, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं यहाँ पर ln हटा देता हूं, ठीक है, यहाँ पर ऐसे रखता हूं, तो मेरा 0 से लेकर 9 तक प्रिंट हो जाएगा। याद रखिएगा गाइस, अब कंकैटिनेशन मैं आपको बता दूंगा आगे जाकर, जब मैं स्ट्रिंग पढ़ा रहा हूँ। तो आपको आई थिंक वाइल लूप भी समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब हम बढ़ते हैं एरे की तरफ कि आखिरकार गाइस ये एरे क्या होता है, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर जैसे कि मैं ये कर रहा था, इंट a इक्वल टू 10 कर रहा था, ठीक है, इंट मार्क्स कर देता हूं। तो गाइस अगर मैं एक टीचर हूं ना और मुझे 50 बच्चों के मार्क्स स्टोर करवाने हैं, किसी भी वेरिएबल में 50 बच्चों के मार्क्स स्टोर करवाने हैं, तो मैं स्टोर कैसे करवा पाऊंगा। तो मैं गाइस स्टोर करवा तो लूंगा, मुझे 50 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। इससे बढ़िया है मैं एक एरे बना लेता हूं। अब गाइस एरे क्या होता है और एरे को हम बनाते कैसे हैं, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि हम एरे को बनाते कैसे। सिंपल आपको लिखना होता है इंट a इज इक्वल टू न्यू इंट, और यहां पर आप इसको साइज देना होता है आपको। तो गाइस आइए हम बोर्ड पर समझ लेते हैं कि ये क्या है, ठीक है। जैसे मैंने बनाया है गाइस ये इंट a, ऐसे कर फिर न्यू इंट, यहां पर मैंने साइज लिख दिया। तो गाइस होगा क्या, मेमोरी के अंदर एक a नामक एरे बन जाएगा, इसकी वैल्यू मैं 5 रख लेता हूं अभी के लिए, ताकि ये छोटा रहे और अच्छे से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसकी वैल्यू मैं 5 रख लेता हूं, 1 2 3 4 5। अब होगा क्या, 5 डब्बे हमारे पास बन जाएंगे और इस पूरे एरे का नाम होगा a, ठीक है गाइस। अब एरे में ना इंडेक्सिंग होती है, इंडेक्सिंग किस हिसाब से होती है, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से होती है। मतलब कि पहला कैरेक्टर होगा 0, फिर होगा 1, फिर होगा 2, फिर होगा 3, फिर होगा 4, ठीक है गाइस। और इसका नाम हो गया a, ठीक है। अब मैं अगर देखूं इस पूरे का नाम तो a है, ठीक है गाइस, पर ये पहले डिब्बे का नाम है a ऑफ 0, ऐसे लिखते हैं इसे। दूसरे डिब्बे का नाम है a ऑफ 1, सिमिलरली लास्ट डिब्बे का नाम है a ऑफ 4, ठीक है, ऐसे हम इसे लिखते हैं। अब मुझे अगर मेरे को a ऑफ 2 में वैल्यू स्टोर करवानी है तो मैं क्या लिखूंगा, a ऑफ 2 में मुझे 10 स्टोर, जैसे मैं ये लिखता हूं ना तो a ऑफ 2 में ये जाएगा फटाफट और इधर 10 स्टोर कर देगा। तो ये मैं कोड में देख लेता हूं कि अगर मैं यहां पर ये करूं a ऑफ 2 में मैं 10 स्टोर करवाऊं, ठीक है, और मैं इसे चलवाऊं, a ऑफ 2 में मैंने 10 स्टोर करवाया और मैंने अब इसे प्रिंट भी करा लेते हैं, a ऑफ 2 को मैं प्रिंट भी करा लेता हूं, a ऑफ 2 को मैं प्रिंट करा लेता हूं गाइस। तो जैसे मैंने a ऑफ 2 को प्रिंट कराया तो मैंने यहां पर 10 वैल्यू प्रिंट करा दी। पर मैं अगर a ऑफ 1 को प्रिंट कराता हूं, a ऑफ 1 में हमने कुछ भी नहीं स्टोर करवाया तो हमारे पास 0 प्रिंट होगा।
तो जैसे जब भी हम एरे बनाते हैं तो हमारे मेमोरी में जब भी मैंने ये लाइन लिखी तो मेरे मेमोरी में एक लाइन और सब में 0 आ जाता है, सब में 0 आ जाता है, ठीक है, इसमें भी 0 आ गया। पर जब मैंने ये वाली लाइन लिखी a of 2 इक्वल टू 10 तो मेरे पास क्या हुआ, जैसे मैंने ये वाली लाइन लिखी a of 2 इक्वल टू 10 तो मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पर 10 आ गया, ठीक है। बाय डिफॉल्ट सब में 0 आ जाता है। तो इस हिसाब से हम ये वाली चीजें करते हैं। तो आई होप आपको अब चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से होता है, यही हमारे पास एरे होता है और इसी तरीके से हम अपनी चीजों को रन कर सकते हैं। यहाँ पर गाइस अगर आपको अब यहाँ पर आपको अगर लूप में चलाना है, ठीक है, लूप में चलाना है, एरे की वैल्यू को लूप में चलाना है, यहाँ पर मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है, इसको 5 तक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a of 0 में मैं डलवाता हूँ 10, ठीक है, और इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ 5 बार, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ठीक है। तो मैं a of 0 में 10 स्टोर करा रहा हूँ, a of 1 में मैं क्या स्टोर करवा रहा हूँ 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50। तो ये a of 0, a of 1, a of 3, a of 4, ठीक है। जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, इस वजह से मैंने करवा लिया। अब मैं हर को प्रिंट कराने के बजाय फॉर लूप में प्रिंट करा लूंगा। तो फॉर इंट i इक्वल टू 0, i इज लेसर देन 5 लिख दूंगा, क्योंकि कितने पहले 0 पे चलेगा, 1 पे चलेगा, 2 पे चलेगा, 3 पे चलेगा, 4 पे चलेगा, 5 पे नहीं चलना चाहिए, तो मैं 5 लिख दूंगा ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पर मैं प्रिंट करा रहा हूँ, यहाँ पर क्या वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ, एरे ऑफ आई को मैं प्रिंट करा रहा हूँ और मैं यहाँ पर अलग अलग लाइन में ही प्रिंट करा रहा हूँ। तो मैं अगर यहाँ पर इसको चलाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एरर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर ARR नाम नहीं है, यहाँ पर A नाम है। तो गाइस अगर एरर आ जाते हैं तो आप उसे रिसॉल्व करिए, उनसे डरिए मत, ठीक है। तो यहाँ पर A of I आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर पांचों वैल्यूज प्रिंट हो गई, 10, 20, 30, 40, 50। अभी मैं यहाँ पर ARR जैसे लिखता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं इसे रन करता हूँ तो होता क्या है गाइस, यहाँ पर ने एरर दिखा देगा, ये क्या है, एक्सेप्शन इन। आप इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए और यहाँ पर इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको इस लाइन पे पॉइंट आउट कर देगा, ऑटोमेटिकली इस लाइन पे पॉइंट आउट कर देगा और आपको पता लग जाएगा कि आपकी गलती कहाँ है। तो इस तरीके से आप एरर भी देख सकते हैं। अभी मैं इसे ए ही कर देता हूँ और एक बारी और रन कर देता हूँ, मैं एक बारी और रन कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप, ये हमारी वैल्यूज प्रिंट हो चुकी है। गाइस फॉर लूप का ना एक और बहुत तगड़ा वेरिएशन होता है, उसे कहते हैं फॉर ईच लूप। अब फॉर ईच लूप ना करता तो यही काम है, पर उसका सिंटैक्स थोड़ा अलग होता है। फॉर इंट आइटम ए सिस आउट ए ऑफ आई। गाइस अगर मैं इस फॉर लूप को भी प्रिंट कराऊंगा, ए ऑफ आइटम, सॉरी आइटम, अगर गाइस मैं इस फॉर लूप को प्रिंट कराऊंगा तो होगा तो यही काम कि हमारा एरे ट्रैवर्स होगा, 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4 एरे ट्रैवर्स होगा, आसानी से ट्रैवर्स होगा और सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। पर इसका सिंटैक्स अलग है और ये काफी ज्यादा छोटा सिंटैक्स है, मतलब ये वाली चीज आपको दिखने में छोटी लग रही होगी एज कंपेरिजन टू दिस, और मेरा फेवरेट भी यही है। इसे कहते हैं फॉर ईच लूप, इसे क्या कहते हैं हम, फॉर ईच लूप। अब इसे फॉर ईच लूप है क्या बेसिकली, अब सबसे पहले आपको लिखना होता है, यहां पर सबसे पहले आपको कॉलन लगाना होता है, ठीक है। कॉलन लगाने के राइट हैंड साइड में आपको लिखना होता है कि आपको किसके अंदर जाना है, किस एरे के अंदर जाना है, उस एरे का नाम लिखना होता है, उस एरे का टाइप क्या है, उस एरे का टाइप है इंट, तो आपको इंट लिखना होता है, ठीक है। फिर आपको लिखना होता है कि जब भी आप उसमें जाओगे तो एक वेरिएबल का नाम लिख दो आइटम। तो हर बार आप जब उसमें जाओगे ना तो यहाँ पर आइटम प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर आपको कुछ भी चलाने की जरूरत नहीं होता, कुछ भी इनिशियलाइज नहीं करवाना होता i++ करके। अब ये क्या करेगा, पूरे एरे में ट्रैवर्स कर देगा, कोई भी आपने कंडीशन नहीं लगाई, जब तक एरे खत्म नहीं होगा ना ये लूप क्या करेगा, पूरी तरह, मतलब कि इस ए में जाएगा और इस ए को पूरी तरह ट्रैवर्स कर देगा। पर यहाँ पर आप कंडीशन लगा सकते हो और अपने फॉर लूप को कस्टमाइज कर सकते हो। अब कस्टमाइज कैसे कर सकते हो वो मैं बता देता हूं कि अगर मैं यहाँ पर देखो, नीचे वाले में तो पूरा फॉर लूप ट्रैवर्स होगा, अगर मैं यहाँ पर लिख देता 4 तो केवल ना हमारे पास 10, 20, 30, 40 प्रिंट होगा, 50 प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हम थर्ड इंडेक्स तक चला रहे हैं। तो इस फॉर लूप को आप कस्टमाइज कर सकते हो, इस फॉर लूप को आप कस्टमाइज नहीं कर सकते, मतलब आप ये वाला फॉर ईच लूप मतलब आपका पूरा चलेगा। तो आई होप आपको फॉर ईच लूप समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, ठीक है। एरेज के कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे कि एरेज डॉट सॉर्ट ए, ठीक है गाइस। अब यहां पर ये वो दे रहा है कि हमें इंपोर्ट करना है, ठीक है, हम इंपोर्ट कर लेते हैं भाई इसको। जैसे हमने इंपोर्ट किया तो एरे, ये एरर चला गया, तो मैं यहां पर ना कुछ इसे बहुत भयंकर बना देता हूं।
तो यहां पर ना पहले 100 कर दिया, 20 कर दिया, 30 कर दिया, -40 कर दिया, 50 कर दिया। तो गाइस अगर हम एरेज डॉट सॉर्ट लिखते हैं और उसके अंदर ए डालते हैं ना, और अब हम एरे को ट्रैवर्स करेंगे, फॉर ईच लूप से ही कर लेता हूं मैं। अब अगर मैं एरे को ट्रैवर्स करता हूं ना, अब मैं अगर एरे को ट्रैवर्स करता हूं, यहां पर एंटर नहीं दब रहा है, सॉरी, सिस आउट। अगर मैं एरे को ट्रैवर्स करता हूं और ए ऑफ आई लिख देता हूं यहां पर, तो मेरा यहां पर ना क्या होगा, जो एरे होगा ना वो सॉर्ट हो चुका होगा। गाइज यहां पर हमारे पास ए ऑफ आई नहीं लिखना है, यहां पर हमें आइटम लिखना है। तो गाइज एरर से आपको नहीं डरना है, एरर आती रहेंगी। तो यहां पर ये हमारा आ चुका है -40, 20, 30, 50 और 100। तो होता क्या है, एरेज डॉट सॉर्ट क्या करता है, आपका जो भी एरे है उसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है। आई होप आपको अब चीजें समझ में आ रही होंगी कि एरेज डॉट, अगर आपको अपना एरे सॉर्ट कराना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो आपको बस ये लाइन लिखनी है, तो आपका एरे सॉर्ट हो जाएगा। अब इस लाइन को मैं कर देता हूं कमेंट, इस लाइन को मैंने कमेंट आउट कर दिया है। और कमेंट आउट करने के बाद मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको अपने पूरे एरे में एक ही वैल्यू फिल करानी है, एरेज डॉट फिल टू, अगर आपको अपने पूरे एरे में एरेज डॉट फिल, एरे डॉट फिल, तो गाइस जैसे कि मेरा यहां पर अब एरर आ रहा है और मुझे ना असली कमांड याद नहीं आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, गूगल पे जाऊंगा और यहां पर टाइप करूंगा। इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है गाइस, मैं भी कमांड भूल जाता हूं, मैं गूगल पे जाऊंगा, यही आपको ना सेल्फ डॉट प्रोग्रामर बनाएगा। मैं लिखूंगा एरेज डॉट फिल इन जावा। जैसे ही मैंने लिखा एरेज डॉट फिल इन जावा, तो गाइस यहां पर नेटवर्क इश्यू हो चुका है, मेरा यहां पर नेट जा चुका है। इसे मैं रिलोड कर देता हूं। तो गाइस जैसे मैं यहां पर लिखूंगा, तो यहां पर है हमारे पास एरेज डॉट फिल। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं और मैं इस पे क्लिक करके देखता हूं, नीचे नीचे जाके देखता हूं, तो एरेज डॉट फिल, पहले मैं केवल 10 लिख रहा था, मुझे एरे का नाम भी लिखना है इधर। तो यहां पर मुझे लिखना है एरेज डॉट फिल, तो मेरा सही है, मेरे को यहां पर लिखना है ए और कॉमा 2, मतलब एरे का नाम और 2। तो इस वजह से आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप यहां पर जीएफजी एक बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है, तो आप इसका मतलब आसानी से गूगल सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं, इससे आप सेल्फ डॉट प्रोग्रामर भी बन जाएंगे। क्योंकि गाइस एरेज डॉट सॉर्ट बहुत ज्यादा यूज होता है, पर एरेज डॉट फिल मैं बहुत ज्यादा यूज नहीं करता, इस वजह से मैं इसका सिंटैक्स भूल गया था। तो एरेज डॉट फिल लिख के आप एरे का नाम लिखेंगे और 2 लिखेंगे। अब होगा क्या, इस पूरे एरे में मैंने कुछ नहीं भरवाया क्योंकि इसे कमेंट आउट कर दिया। पूरे एरे में अगर मैं प्रिंट करूंगा तो पूरे एरे में 2 हो जाएगा। अगर आपको एक बारी में पूरे एरे में एक ही वैल्यू प्रिंट करानी हो, तो आप मतलब पुट करानी हो, तो आप एरेज डॉट फिल से आसानी से करवा सकते हैं। तो गाइस अब मैं आपके बारे में मैं आपको बारे मतलब बताने जा रहा हूं कि आखिरकार स्ट्रिंग्स क्या होती है। तो गाइस अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि स्ट्रिंग क्या होती है। तो गाइस जावा में अगर आपको कोई भी एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर स्टोर करवाना है, जैसे कि यहाँ पर बोर्ड पर आ जाइए आप, ठीक है, जैसे कि आपको स्टोर करवाना है यहाँ पर लवेश, तो आप डबल कोट्स के अंदर, मतलब सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स आपको स्टोर कराने, तो आप डबल कोट्स के अंदर स्टोर करवा देंगे। और जावा में एक स्पेशल कैरेक्टर है, हमारे स्पेशल डेटा टाइप है स्ट्रिंग, मतलब कि जो हमारे पास डेवलपर्स ने बना रखा है जावा डेवलपर्स में। अगर यहाँ पर आप लवेश प्रिंट कराएंगे, तो यहाँ पर आसानी से हमारे पास लवेश प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैं सिस आउट कराता हूँ और मैं यहाँ पर एस को प्रिंट कराऊंगा, तो मेरे यहाँ पर लवेश प्रिंट हो जाएगा, काफी ज्यादा आसानी से लवेश प्रिंट हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर हमारा काफी ज्यादा आसानी से यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया, यहाँ पर लवेश प्रिंट हो गया है। गाइज अब होता क्या है, आप स्ट्रिंग को 2 तरह से डिक्लेयर कर सकते हो, एक तो ऐसे डिक्लेयर कर सकते हो, एक ऐसे डिक्लेयर कर सकते हो, स्ट्रिंग एसएस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और इसकी मैं वैल्यू दे देता हूं गर्ग, मतलब इसमें मैं गर्ग डलवाना चाहता हूं, और मैं अगर इस एसएस को प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, गर्ग आ जाएगा। राइट गाइज, मेरे पास क्या आ जाएगा, गर्ग आ जाएगा। ठीक है गाइज, अब इस वाली स्ट्रिंग को बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रिंग बाय लिटरल, और ये तो आपका सिंपल है कि आप ऑब्जेक्ट जैसे बनाते हैं वैसे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो गाइज आइए बोर्ड पर मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस समझा दूंगा। कि अगर आपने एक तो लिखा है स्ट्रिंग एस इक्वल टू लवेश, और एक गाइज आपने एक पूरा ऑब्जेक्ट बनाया है, यहां पर मैं ऑब्जेक्ट की लाइन नहीं लिख रहा हूं और यहां पर लिख ही देता हूं, चलो। जैसे आपने बनाया स्ट्रिंग एस एस इक्वल टू न्यू, पूरा आपने अच्छी तरीके से बनाया है स्ट्रिंग, और यहां पर आपने बनाया गर्ग। ठीक है गाइज, अब होगा क्या, जैसे ही हमारे पास मेमोरी है, तो गाइज
ये मेमोरी, सॉरी हाँ ये मेमोरी है आपके पास। तो गाइस होता क्या है कि स्ट्रिंग ना जावा में काफी ज्यादा अच्छे से यूज होती है, काफी ज्यादा यूज होती है। तो उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए ना ये मेमोरी है, इसका नाम है हीप। हीप बोलते हैं इस मेमोरी को। इसके अंदर एक और चीज होती है स्ट्रिंग पूल एरिया। मतलब स्ट्रिंग इतनी ज्यादा यूज होती है तो जावा डेवलपर ने स्ट्रिंग मेमोरी के अंदर ना एक स्ट्रिंग पूल एरिया बना दिया। अब स्ट्रिंग पूल एरिया क्यों बनाया? अब होगा क्या, जैसे कि आप जो भी स्ट्रिंग, जैसे कि आप सिंपल अगर इससे डिफाइन करते हैं तो होगा क्या, एक आपकी जो स्ट्रिंग है वो हीप में जाएगी और एक आपकी जो स्ट्रिंग है वो जाएगी इसमें स्ट्रिंग पूल एरिया में जाएगी। किस में जाएगी? स्ट्रिंग पूल एरिया में जाएगी। इससे मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। एक ही जाएगी स्ट्रिंग पूल एरिया में जाएगी आपकी, ठीक है गाइस। एक यहां पर जाएगी और एक यहां पर जाएगी, ठीक है। पर अगर आप लिटरल से बनाते हैं तो केवल ना स्ट्रिंग पूल एरिया में बनाई जाएगी, केवल जाएगी स्ट्रिंग पूल एरिया में, यहां पर नहीं जाएगी। और अगर मैं दूसरी बार ये लिखता हूं, दूसरी बार ये मैं लिखता हूं स्ट्रिंग ए इक्वल टू लवेश, तो वो मेमोरी में दोबारा एक स्ट्रिंग नहीं बनाएगा लवेश नाम की। वो फटाफट स्ट्रिंग पूल एरिया में देखेगा कि लवेश है या फिर लवेश नहीं है और ये यहीं से एक्सेस कर लेगा, ठीक है। तो जो ए है वो भी इसी को एक्सेस कर लेगा और एस है वो भी इसी को एक्सेस कर लेगा। पर इसके केस में क्या होगा, वो इसे यहां पर भी बनाएगा, ठीक है। यहां पर तो बनाएगा ही, ठीक है। जैसे कि मैंने अब यहां पर एक एस बनाया है गर्ग नाम से। अब मैं दूसरा बना देता हूं, ये मैं यहां पर लिखता हूं स्ट्रिंग, यहां पर लिख देता हूं मैं बी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग और यहां पर भी मैं गर्ग लिखता हूं। तो वो देखेगा, देखो हीप में तो वो नया बनाएगा ही, हीप में तो वो नया बनाएगा ही, ठीक है। पर वो देखेगा कि गर्ग यहां पर पहले से है ही, तो वो क्या करेगा, यहां पर एक बनाएगा, यहां पर नहीं बनाएगा हीप पूल एरिया में, स्ट्रिंग पूल एरिया में। क्योंकि स्ट्रिंग पूल एरिया इसलिए बनाया गया है ताकि एक स्ट्रिंग एक बार आए। तो इस वजह से रेफर करा जाता है कि हम स्ट्रिंग को बाय लिटरल यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि होगा क्या कि अगर मैं बाय न्यू कीवर्ड बनाऊंगा तो एक स्ट्रिंग पूल एरिया में भी हमारे पास स्ट्रिंग बन जाएगी और एक हीप में भी हमारे पास स्ट्रिंग बन जाएगी। पर लिटरल में क्या होता है, केवल स्ट्रिंग पूल एरिया में बनती है और अगर वो स्ट्रिंग दोबारा बनाएंगे हम तो वो उसी को एक्सेस कर लेगा, ठीक है। गाइस आई होप आपको अब चीजें समझ में आ रही होंगी। एक बात मैं आपको बताना भूल गया हूं कि जो स्ट्रिंग्स है ना, अब देखो जैसे कि मैं यहां पर एस इक्वल टू एस करूंगा तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा फॉल्स। अगर मैं यहां पर लवेश भी कर देता हूं ना गाइस, यहां पर मैं अगर लवेश भी कर देता हूं तब भी फॉल्स ही आएगा, क्योंकि गाइस ये अलग अलग स्ट्रिंग है, ठीक है। ये तो स्ट्रिंग है स्ट्रिंग पूल एरिया की और ये वाली जो स्ट्रिंग है ये है हीप की, ठीक है। मैं लिख देता हूं ये है स्ट्रिंग पूल एरिया की और ये है हमारे पास हीप की। तो आई होप आपको अब चीजें समझ में आ रही होंगी, इस वजह से ये फॉल्स आ रहा है। पर अगर मैं ऐसे कर देता हूं इसको, अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूं तो ये भी स्ट्रिंग पूल एरिया की बन जाएगी, ये भी स्ट्रिंग पूल एरिया की बन जाएगी। तो अगर मैं अब इसको प्रिंट कराता हूं तो हम देखते हैं हमारा क्या प्रिंट होता है। तो हमारे पास इस केस में यहां पर प्रिंट हो रहा है ट्रू, क्योंकि दोनों ही हमारे पास स्ट्रिंग पूल एरिया की बात हो रही है। तो आई होप आपको अब चीजें समझ में आ गई होंगी, बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी। एक बात मैं आपको बताना भूल गया, जो स्ट्रिंग होती है ना वो क्या होती है, इमॉर्टल होती है। क्या होती है? इमॉर्टल होती है। इमॉर्टल का मतलब ये होता है कि भाई साहब स्ट्रिंग ना एक बार बन गई तो वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है। मतलब कि अगर मैंने स्ट्रिंग एस इक्वल टू लवेश लिखा और एस के बाद मैंने लिख दिया है शुभम, तो होगा क्या, अब जब मैं एस को प्रिंट कराऊंगा सिस आउट एस, ठीक है। मैं नीचे के कमेंट कर देता हूं, नीचे वाले को कमेंट कर देता हूं मैं। अब होगा क्या, जब मैं एस को प्रिंट कराऊंगा तो जाहिर सी बात है मेरे पास शुभम प्रिंट होगा, क्योंकि पहली बार स्ट्रिंग एस की वैल्यू है लवेश, फिर मैंने शुभम कर दी और फिर मैंने एस को प्रिंट कराया है, ठीक है। पर होगा क्या कि मेमोरी में एक लवेश तो है, स्ट्रिंग पूल एरिया में एक लवेश तो है, पर वो लवेश डिस्ट्रॉय नहीं होगा। एक अलग से स्ट्रिंग बन जाएगी शुभम, ठीक है। मैम ही स्ट्रिंग पूल एरिया में एक नई अलग से शुभम बन जाएगी और वो एस को असाइन हो जाएगी। मतलब एक बारी जो स्ट्रिंग बन जाती है ना उसे हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। स्ट्रिंग क्या होती है, इमॉर्टल होती हैं। तो आई होप आपको स्ट्रिंग भी पता लग गई होंगी कि स्ट्रिंग कैसे चलती हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब जैसे कि मैं इस लाइन को मिटा देता हूं, पूरी इस लाइन को मिटा देता हूं मैं यहां पर, और यहां पर भी मैं ये चीज मिटा देता हूं। गाइस अब मैं पढ़ लेते हैं स्ट्रिंग के मेथड्स के बारे में, स्ट्रिंग के मेथड्स के बारे में, मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग।
जावा डेवलपर्स ने हमारे लिए काफी आसान कर रखा है। अगर हमें फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो यहाँ पर हम डॉट लेंथ भी लिख सकते हैं। इसमें क्या प्रिंट होगा, स्ट्रिंग में जितने भी करैक्टर हैं वो प्रिंट हो जाएगा। इस केस में हमारे पास कितने करैक्टर हैं, हमारे पास जो भी करैक्टर है वो कितने हैं, 6 करैक्टर है। तो मैं अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा तो कितना प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर 6 प्रिंट हो जाएगा। अब गाइस अगर हमें स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है तो मैं डायरेक्ट ना ऐसे प्रिंट करा सकता हूं, ऐसे कर ऐसे प्रिंट करा सकता हूं कि यहां पर हमारे पास पूरा लवेज प्रिंट हो जाएगा। पर मुझे करैक्टर बाय करैक्टर कराना है तो मैं फॉर लूप लिख लूंगा, इसे इनिशियलाइज करूंगा, ठीक है, इसे चलाऊंगा 6 तक, i++ कर दूंगा, सिस आउट कराता हूं मैं कुछ ना कुछ। अब गाइस यहां पर 6 जो लेंथ है उसे हम ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, s.length। ये भी हमें क्या बताता है, s.length फंक्शन मैंने बताया ना कि अगर आप स्ट्रिंग का नाम लिखते हो और उसके बाद डॉट करके लेंथ लिखते हो तो ये भी क्या बताता है, ये भी हमें यही बताता है स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। तो इसका मतलब भी 6 ही है। अगर आप करैक्टर बाय करैक्टर प्रिंट करना चाहते हो स्ट्रिंग को तो आप क्या लिखना होगा, s.char@, ये भी एक फंक्शन है और यहां पर आपको लिखना होगा i, क्योंकि पहले i की वैल्यू होगी 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो ठीक है, लेट सपोज मैं यहां पर प्रिंट करा देता हूं sys out s.char@2 प्रिंट करा देता हूं, ठीक है। अब जैसे ही मैंने char@2 प्रिंट कराया, इसको तो मैं कमेंट कर देता हूं, s.char@2 प्रिंट कराया। देखो एरे में तो ऐसे करते थे ना, हम ऐसे करते थे, ठीक है, पर इसमें ऐसे नहीं करेंगे, s.char@ से करेंगे। तो जैसे मैं 2 प्रिंट कराऊंगा तो मेरा v प्रिंट होगा। मेरा v इसलिए प्रिंट हुआ, देखो लवेश तो इस वजह से प्रिंट हुआ, v इस वजह से प्रिंट हुआ क्योंकि 0th इंडेक्स पर मेरा l है, फर्स्ट इंडेक्स पर मेरा a है और सेकंड इंडेक्स पर मेरा v है। इसमें भी 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होती है। तो यहां पर आपको लिखना है s.char@2, तो आपका यहां पर प्रिंट हो जाएगा v। और अगर मैं इस फॉर लूप को अब जिंदा कर देता हूं, यहां पर इसको कमेंट आउट कर देता हूं, यहां पर इसको कमेंट आउट कर देता हूं। अब इसको मैं रन करने की कोशिश करता हूं, ठीक है गाइस, मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर ये हमारे पास लवेश प्रिंट हो चुका है। अगर मैं यहां से ln हटा देता हूं तो मेरा एक लाइन में लवेश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहली बार i = 0 के लिए चलेगा, l प्रिंट होगा, फिर 1 के लिए चलेगा a, फिर v, फिर e, फिर s, h। इस तरीके से पूरा हमारे पास यहाँ पर लवेश प्रिंट हो जाएगा। तो आई होप आपको अब फॉर लूप भी समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से फॉर लूप समझ में आ गया होगा कि फॉर लूप वर्क कैसे करता है, स्ट्रिंग कैसे होती है। अब गाइस क्या होता है, स्ट्रिंग में एक और फंक्शन होता है कंटेन्स कर s.contains, और मैं यहां पर लिख देता हूं av। अब गाइस अगर मेरी स्ट्रिंग av स्ट्रिंग को कंटेन करती होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगी, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगी। अगर मैं इसे रन करता हूं तो यहां पर ये रिटर्न करेगी ट्रू। ये मैं फॉर लूप के बाहर लिख देता हूं, ये फॉर लूप को मैं हटा देता हूं, ये इतनी बार ट्रू प्रिंट हो रहा है फॉर लूप की वजह से। फॉर लूप को अगर मैं कमेंट आउट कर देता हूं, अगर मैं अब इसे रन करता हूं तो यहां पर ये प्रिंट हो जाएगा ट्रू। क्योंकि अगर मुझे पता लगाना है कि कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग, अगर मुझे पता लगाना है क्या एवी स्ट्रिंग लवेश स्ट्रिंग के अंदर है, वो उसे कंटेन करती है, हाँ कंटेन करती है, तो वो ट्रू प्रिंट कर देगा। अगर मैं यहां पर लिख देता हूं AVE, तो यहां पर अगर मैं प्रिंट करूंगा तो यहां पर भी ट्रू होएगा। पर मैं AVZ लिख देता हूं तो AVA लिख देता हूं तो AVA तो है ही नहीं, तो यहां पर ये फॉल्स दे देगी हमें। तो ये s.contains फंक्शन भी काफी ज्यादा हैंडी होता है और हम यहां पर इसे यूज कर सकते हैं। एक होता है s.substring, अगर हमें कोई भी पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग प्रिंट करनी होती है अपनी स्ट्रिंग की, तो हम यहां पर प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मुझे प्रिंट करनी है 1 से लेकर 2 तक, जैसे ही मुझे 1 से लेकर 2 तक प्रिंट करनी है, मतलब a और b प्रिंट करना है, 1 से लेकर 2 तक प्रिंट करनी है, तो यहां पर हमारा प्रिंट हो जाएगा a और b। अब आप सोचेंगे मैंने कहा है 1 से लेकर 2 तक प्रिंट करनी है, तो मैंने यहां पर 1 से लेकर 3 तक प्रिंट क्यों करवाया है। गाइस सब स्ट्रिंग में क्या होता है, जो पहला वो होता है ना, पहला जो भी हम लिखते हैं इंडेक्स, वो तो इंक्लूडेड होता है, पर ये वाला इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं होता, इसके एक पीछे तक का इंक्लूडेड होता है। सॉरी गाइस, इसके एक पीछे तक का इंक्लूडेड होता है, मतलब यहां पर हमारा 3 इंक्लूडेड नहीं है, यहां पर हमारा 2 तक इंक्लूडेड होगा। तो ठीक है, तो अगर आपको 3 भी इंक्लूड करना है तो आपको यहां पर लिखना होगा 4, और यहां पर हमारा प्रिंट हो जाएगा AVE। तो आई होप आपको अब चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आप इसमें एक ही देते हैं तो 1 से लेकर आगे जितना भी है वो प्रिंट हो जाएगा, मतलब AVESH प्रिंट हो जाएगा। दूसरा आप पैरामीटर देते ही नहीं हो, ठीक है, तो 1 से आगे जितना भी है वो प्रिंट हो जाएगा। काफी ज्यादा आसान है। आई होप आपको अब चीजें समझ में आ रही होंगी। तो स्ट्रिंग यहां पर हमारा खत्म होता है। स्ट्रिंग आपको यहां पर बता दिया मैंने। फॉर लूप में मैं आपको एक बात बताना भूल गया था, जैसे स्ट्रिंग डॉट लेंथ होता है ना, स्ट्रिंग डॉट लेंथ में क्या करते थे हम, एस डॉट लेंथ लिखते थे। यहां पर मैं आ जाता हूं, एस डॉट लेंथ लिखते थे और यहां पर मैं ब्रैकेट लगा देते। एरे में भी ऐसा होता है,
तो गाइस अगर मैं यहाँ पर अपना एक एरे बनाना चाहता हूं a ऑफ i, ठीक है, एक मैं यहाँ पर अपना एरे बनाना चाहता हूं, फटाफट बना लेता हूं। इंट a इक्वल टू न्यू इंट, इसका साइज मैं रखना चाहता हूं 2, पहले पोजीशन पर मैं 1 स्टोर करवाऊंगा और दूसरी पोजीशन पर मैं 2 स्टोर करवाऊंगा। अब मैं इसे चलाता हूं और अगर मैं यहाँ पर 2 लिखता हूं तो मेरा यहाँ पर सिंपल सा प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर 1 और 2। पर यहाँ पर अगर मैं ये लिखता हूं a डॉट लेंथ, स्ट्रिंग में तो हम ये भी लगाते थे ब्रैकेट, पर यहाँ पर हमें ब्रैकेट नहीं लगाना, केवल a डॉट लेंथ लिखना है, तो इसका मतलब भी होता है 2, ये भी हमें 2 देगा। तो अब मैं इसे चलाऊंगा तो ये भी अभी क्या आउटपुट देगा हमें, सॉरी गाइस, ये हमें क्या आउटपुट देगा, 1 और 2 ही आउटपुट देगा। तो आई होप आपको अब चीजें समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे लवेश तूने तो कहा था कि भाई यहाँ पर आप जब भी स्ट्रिंग बताएगा तो मैं कंकैटिनेशन बता दूंगा कि भाई आखिरकार ये कंकैटिनेशन क्या है, मतलब ये प्लस का क्या लोचा है, ठीक है, मतलब कि ये प्लस का क्या लोचा है, मतलब कि ये जो भी ये एरे है इसका मतलब ये यहाँ प्लस तो होता है ना, 2 वैल्यू को प्लस करता है। अगर मैं 2 + 3 लिखता हूं तो मेरे पास 5 जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस की क्या चीज है, तो मैं आपको स्ट्रिंग बता देता हूँ स्ट्रिंग के केस में क्या होता है। तो गाइस मैं नीचे आ जाता हूं, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराने की कोशिश करता हूं, जैसे मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना ली, स्ट्रिंग एस, इसको दे दिया मैंने लवेश, और मैंने दूसरी स्ट्रिंग बना ली स्ट्रिंग स्पेस। अब मैं यहां पर अगर एस और स्पेस को प्लस करा देता हूं, एस और स्पेस को प्लस करा देता हूं, तो प्लस ना इसको कंकैटिनेट कर देगा, कंकैटिनेट मतलब जोड़ देगा। तो स्ट्रिंग क्या करता है, प्लस की जो फंक्शन है, फंक्शनैलिटी है, उसे ओवरराइड कर देता है। तो लवेश और स्पेस को जोड़ दिया है, ठीक है। अब यहां पर मैं स्पेस की जगह यहां पर लिख सकता हूं गर्ग, क्योंकि स्पेस तो दिखेगा नहीं ना आपको। तो यहां पर ये कंकैटिनेशन हो चुका है और लवेश गर्ग आपस में जुड़ चुका है। अगर मैं इसके बीच में कोई नंबर भी स्टोर करवाना चाहूं, जैसे कि प्लस कर दिया मैंने यहां पर, जैसे कि यहां पर इंट a इक्वल टू 0, अब मैं यहां पर इसे 0 कर देता हूं, a कर देता हूं यहां पर, ठीक है। तो मैंने यहां पर पहले एस लवेश फिर 0 फिर स्पेस, अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है। तो गाइस हमारे यहां पर प्रिंट हो रहा है लवेश 0 और स्पेस गर्ग। हालांकि a जो है वो इंटीजर है, पर वो भाई हमने यहां पर प्लस लगा दिया है, यहां पर भी स्ट्रिंग है, यहां पर भी स्ट्रिंग है, तो ये कंकैटिनेट कर देगा इसको, ये कंकैटिनेट कर देगा और यहां पर हमारे पास a की जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग में कंकैटिनेट हो जाएगी। हालांकि अगर मैं ऐसे लिखता, अगर मैं इसे हटा देता हूं, मैं लिखता a + b और मैं b को यहां पर डिफाइन कर देता इंट b इक्वल टू 8, तो मेरा यहां पर क्या प्रिंट हो जाता है, यहां पर मेरा प्रिंट हो जाता 8। जाहिर सी बात है यहां पर मेरा 8 ही प्रिंट होता। पर अगर मैं यहां पर इसको स्पेस कर देता और इंट की जगह मैं यहां पर लिख देता स्ट्रिंग, और अब मैं इसे रन करता, तो जब मैं इसे रन करूंगा ना तो यहां पर क्या प्रिंट होगा, 0 प्रिंट होगा, क्योंकि 0 के साथ स्पेस प्रिंट हो गया। यहां पर मैं लिख देता हूं लवेश, तो 0 के साथ यहां पर लवेश प्रिंट हो जाएगा, ये कंकैटिनेट हो जाएगा फिर, क्योंकि ये प्लस नहीं हो सकता है। तो आई होप आपको कंकैटिनेशन का कंसेप्ट भी आसानी से समझ में आ गया होगा। तो यहां पर हमारी स्ट्रिंग खत्म होती है। अब मैं आपको बताता हूं मेथड्स क्या होते हैं। मेथड्स के बारे में हम जान चुके हैं गाइस। अब जानो कि आपको ना एक कैलकुलेटर बनाना है। अब कैलकुलेटर में आपको ना प्लस फंक्शन तो काफी बार करना होगा। अब प्लस फंक्शन को ना, मतलब अगर आप कोई कोड को काफी ज्यादा बार यूज करना चाहते हो तो आप क्या बना देते हो, उसको क्या बना देते हो, एक फंक्शन में बना देते हो। देखो जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूं स्टैटिक, अभी हमने स्टैटिक नहीं पढ़ा है, उसे भी हम पढ़ेंगे स्टैटिक क्या होता है। तो गाइस अभी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अगर मैं यहां पर सम को कॉल कराता हूं, इसे क्या कहते हैं, हमने फंक्शन बनाया, इसको हमने कॉल कराया, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहां पर कॉल कराने के लिए केवल फंक्शन का नाम लिखना होता है। तो यहां पर हमारे पास प्रिंट हो जाएगा हेलो। अगर यहां पर हम कुछ और भी चेंजेस करते हैं तो हमारे पास पूरी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी और यहां पर हमारे प्रिंट हो जाएगा जो भी है वो। तो गाइस जैसे कि अब मैं दूसरी बार अगर यहां पर सम को कॉल कराने की कोशिश करूंगा ना, तो मैं यहां पर दोबारा से इस फंक्शन को, जो ये पर्टिकुलर फंक्शन है, इसे मैं कॉल करा लूंगा काफी ज्यादा आसानी से। अगर आप यहां पर इसे रन करेंगे तो यहां पर ये आसानी से रन हो जाएगा। तो गाइस आप यहां पर देख सकते हैं ये आसानी से रन हो चुका है और यहां पर ये हमारा ये प्रिंट हो चुका है। राइट गाइस, हमारे पास ये प्रिंट हो चुका है। तो आप सम को ना कितनी बार भी प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर चला गया है, ये 2 बार प्रिंट हुआ है गाइस। मैं इसको ऊपर खींच लेता हूं थोड़ा सा और, है ना।
क्योंकि मैंने 2 बार सम को कॉल कराया है। अगर मैं और बार सम को कॉल करा देता हूं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, तो ये 6 बार हमारे पास ये हेलो जो भी ये लिखा है ये प्रिंट हो जाएगा। ये हमारा कुल मिला के 6 बार प्रिंट हो चुका है। कितनी बार प्रिंट हो चुका है गाइस? ये हमारे पास 6 बार प्रिंट हो चुका है। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि फंक्शन हम इस वजह से बनाते हैं ताकि हम उसे अपने प्रोग्राम में, मतलब एक चंक ऑफ कोड है, अगर वो हमारे जो चंक ऑफ कोड है वो हमारे प्रोग्राम में काफी बार यूज हो रहा है तो हम उसको एक फंक्शन बना लेते हैं उसका एक, और फंक्शन बनाने के बाद हम क्या करते हैं, उसको कितनी बार भी कॉल करा सकते हैं काफी ज्यादा आसानी से। तो काफी ज्यादा सिंपल और इफेक्टिव वे है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर कहीं पर भी हमें जरूरत पड़ती है तो आसानी से हम फंक्शन को यहाँ पर कर सकते हैं काम। अब गाइस यहाँ पर ना फंक्शन का ना कुछ रिटर्न टाइप होता है, जैसे यहाँ पर वॉइड है। वॉइड मतलब कि जो फंक्शन का रिटर्न टाइप है वो 0 है, मतलब कि कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है। 0 नहीं मतलब कि फंक्शन का रिटर्न टाइप कुछ है भी नहीं। अगर हमें कुछ ऐसा फंक्शन बनाना है जो दो इंटीजर का सम दे, तो वो हम कैसे बना सकते हैं और उस सम को रिटर्न करे। अब 2 इंटीजर का जो सम है, जो सबसे पहले हमें 2 इंटीजर लेने होंगे। ठीक है, तो ये जो होते हैं ना, ये चीज होती है इसके पैरामीटर। यहाँ पर हम एक पैरामीटर भी दे सकते हैं, 2 पैरामीटर भी दे सकते हैं। अगर हमें एक से ज्यादा पैरामीटर देने हैं उसे कॉमा से डिवाइड करना होगा। हमें सिंपली पैरामीटर देने हैं। अब जो 2 नंबर को हमें ऐड करना है वो 2 नंबर हमें डालने हैं। यहाँ पर हम एक तीसरा वेरिएबल बना लेते हैं इंट सी, और यहाँ पर हम कर देते हैं a प्लस बी, और रिटर्न कर देंगे यहाँ पर सी को। पर जो हमारा डेटा टाइप है वो तो है वॉइड। वॉइड का मतलब है कुछ भी फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा है, एम्प्टी रिटर्न कर रहा है। वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी, नल रिटर्न कर रहा है। पर यहाँ पर अब हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न हो रही है। इंटीजर वैल्यू क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर सी रिटर्न कर रहे हैं यहाँ, और सी क्या है, इंट टाइप का है। तो इसका जो रिटर्न टाइप हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, इंट हो जाएगा हमारे पास। अब अगर मैं यहाँ पर इस सम को कॉल करूंगा, और यहाँ पर 2 वैल्यू डाल देता हूँ 10 और 20, क्योंकि हमें 2 वैल्यू डालनी है 10 और 20 जो कि इंटीजर हो। अब यहाँ से इस रिटर्न वैल्यू से हमें एक चीज मिलेगी आंसर, मतलब कि सी मिल रहा होगा यहाँ पर हमें। मतलब कि ये सम जब एग्जीक्यूट होगा, ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो ये कुछ रिटर्न करेगा, उसे हम एक वेरिएबल में ले लेंगे, और उसे वेरिएबल में लेने के बाद हम उसको आसानी से प्रिंट भी करा देंगे। जैसे यहाँ पर हमने आंसर को प्रिंट करा दूंगा मैं, तो यहाँ पर हमारे पास सीधा 30 प्रिंट हो जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हो एक बारी मैंने ना प्लस का ना एक प्रोग्राम बना लिया है। अब इस प्रोग्राम को ना आप कहीं पर भी, जहां पर भी मेन फंक्शन में चाहो या फिर जहां पर भी आप चाहो तो आसानी से यूज कर सकते हो। तो मतलब कि चंक ऑफ कोड बना लेते हैं, उससे जब भी हमें उस चीज को, उस पार्ट को कोड के अंदर लिखना होता है तो हमें बार बार नहीं लिखना होता। ठीक है, हम आसानी से फंक्शन को कॉल करा सकते हैं। ये होती है हमारे पास फंक्शन कॉलिंग। क्या होती है ये फंक्शन कॉलिंग? इससे क्या मिटता है, अब हम फंक्शन क्यों बनाते, ताकि हम अपने कोड को रीयूज कर सके। ठीक है, जो हमने एक बारी कोड लिखा है हम रीयूज कर सके। और DIY फंक्शन क्या करते हैं, DIY का मतलब होता है प्रोग्रामिंग में डोंट रिपीट योरसेल्फ, डोंट रिपीट योरसेल्फ, DRY ड्राई। ठीक है, डोंट रिपीट योरसेल्फ होता है कि मतलब जो भी तुमने लिखा है ना उसे बार बार मत लिखो। अगर तुम्हें पहले सम करवाना है फिर दोबारा सम करवाना है तो उसे बार बार लिखने की बजाय एक मतलब कि DRY करो, मतलब कि पहले से उसको एक फंक्शन बना के रख लो, अपने आप को रिपीट मत करो। इससे कोड भी ना सादा, नीट एंड क्लीन लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अब फंक्शन हमारे खत्म हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर की तरफ कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। तो गाइस कंस्ट्रक्टर की तरफ, ठीक है, और एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि जैसे कि जो हम यहाँ पर फंक्शंस की बात कर रहे थे, तो इसे मैं एक बेसिक सा और फंक्शन बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं वॉइड लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं एक ही पैरामीटर पास कर रहा हूँ और इसका नाम मैं दे देता हूँ कॉल बाय वैल्यू। गाइस अगर आप C++ से आए होंगे ना तो आपको पता होगा कि हम फंक्शन को 2 तरीके से कॉल कर सकते हैं, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। पर जावा में बाय डिफॉल्ट क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू ही होती हैं सारे फंक्शंस। गाइस ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जावा में सारे फंक्शंस कैसे होते हैं, कॉल बाय वैल्यू ही होते हैं। अब जैसे कि अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, कॉल बाय वैल्यू, मैं एक इंटीजर बना लेता हूं सबसे पहले। ठीक है, तो मैं यहां पर एक इंटीजर बना लेता हूं इंट a इक्वल टू 10, और मैं इस a को ही पास कर रहा हूं इधर, और यहां पर मैं इस a को प्रिंट कर रहा हूं। मैं यहां पर इस a को प्रिंट कर रहा हूं और यहां पर मैं a रिसीव कर रहा हूं और a की वैल्यू चेंज कर रहा हूं 30 चेंज कर रहा हूं। तो गाइस सबसे पहले यहां पर a इक्वल टू 10 है, यहां पर भी मैं a को प्रिंट करा देता हूं। ठीक है, यहां पर भी मैं a को प्रिंट करा देता हूं। तो गाइस अब मैं आपको बता देता हूं कि जावा में कॉल बाय वैल्यू कैसे चलती है। अब देखो, जैसे कि यहां पर इंट a की वैल्यू है 10,
अब यहाँ पर एक की वैल्यू प्रिंट हो जानी चाहिए 10, ठीक है, यहाँ पर ए की वैल्यू प्रिंट हो जानी चाहिए 10। फिर हमने इस फंक्शन को कॉल कराया और यहाँ पर ए की वैल्यू हो गई 30, तो यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो 30 प्रिंट हो जानी चाहिए। पर गाइस ऐसा नहीं होगा, दोनों जगह ही ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी 10। चाहे तो आप इसे रन करके भी देख सकते हो, जो दोनों जगह जो ए की वैल्यू है वो 10 प्रिंट हुई है, तो आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है जो हम यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में पास करते हैं, मतलब पैरामीटर में जो भी वेरिएबल पास करते हैं उसमें जो भी हम चेंज करते हैं फंक्शन की बॉडी में, वो ना एक्चुअल पैरामीटर में चेंज नहीं होता। हालांकि अगर मैं इधर ए को प्रिंट कराऊं, हालांकि मैं अगर इधर ए को प्रिंट कराऊं और इस प्रोग्राम को मैं रन करूं आराम से, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो यहाँ पर 10, 30 और 10 प्रिंट हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर 10 प्रिंट हो रहा है, यहाँ का 30 प्रिंट हो रहा है और यहाँ पर हमारे पास प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास 10। तो गाइज आप देख सकते हैं कि जो ओरिजिनल पैरामीटर है ना, जो ये वाला पैरामीटर है, ये है ओरिजिनल पैरामीटर। तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, जो भी चेंज आ रहा है वो किसमें चेंज आ रहा है, इसमें चेंज आ रहा है। जो हमने ये नया पैरामीटर बनाया है इसमें चेंज आ रहा है, ठीक है। तो यही होता है कॉल बाय वैल्यू। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर कॉल बाय वैल्यू चलता है। पर इसमें ना एक और चीज होती है, यहाँ पर ना मैं एक और क्लास बना लेता हूं। जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले से एक क्लास बना रखी है डॉग, आप क्लास बना सकते हैं और इसमें एक इंटलेक्ट करके ले रखा है, ठीक है गाइस, इंटलेक्ट करके मैंने यहाँ पर ले रखा है। तो अगर मैं यहाँ पर एक डॉग लूं, मैं यहाँ पर एक डॉग लूं, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं। यहाँ पर मैं डॉग डी लूं, क्या लूं, डॉग डी लूं और मैं डॉग के लैक्स को बदल दूं, मतलब मैं क्या करूं, डी डॉट लैक्स कर दूं 10, डी डॉट लैक्स कर देता हूं मैं 10। और यहां पर मैं एक ना, अब इसको मैं तो कमेंट आउट कर देता हूं, मैं एक ना वो बना लेता हूं ऑब्जेक्ट डॉग डी का, डॉग डी डी इक्वल टू न्यू डॉग। मैंने डॉग डी का एक नया ऑब्जेक्ट बना लिया है यहां पर, और मैं यहां पर एक डॉग डी को ही पास आउट कर रहा हूं, डी को पास आउट कर रहा हूं, ठीक है। और यहां पर मैं प्रिंट करा रहा हूं डी डॉट लैग, ठीक है। अब गाइस होगा क्या, जैसे कि मैंने यहां पर एक ना ऑब्जेक्ट बनाया है, जिसको नहीं समझ में आया अभी मैंने क्या करा है, तो बहुत आसान है ये, आप समझ सकते हैं। सबसे पहले यहां पर मैंने एक डॉग बनाया है, मतलब कि रियल डॉग बनाया है। रियल डॉग मतलब कि एक ऑब्जेक्ट बनाया है। मैंने आपको बताया था ना कि ऑब्जेक्ट होते हैं वो रियल होते हैं, और रियल डॉग हम कैसे बनाते हैं, पहले हम क्लास का नाम लिखते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, फिर हम न्यू कीवर्ड लिखते हैं, और जब हम डॉग लिखते हैं तो इसी से ना हमारे पास रियल डॉग बनेगा। बाकी हमारे रियल डॉग बनेगा, रियल डॉग मतलब ऑब्जेक्ट बनेगा, रियल डॉग मतलब क्या बनेगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा। जो वर्चुअल चीज है ना वो एक क्लास है, जो ये जो क्लास है ना ये वर्चुअल है, ये मैंने आपको बता रखा है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप पीछे जाकर देखिए, ये वाली चीज मैंने बता रखा है जहां पर मैंने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करा है काफी ज्यादा डीप में। और यहां पर मैंने डी डॉग पास कर दिया है, और यहां पर मेरा जो वो डी डॉग है वो ये इस वाले डॉग में आ रहा है, और मैं डी डॉट लैक्स को क्या कर रहा हूं, 10 कर रहा हूं, ठीक है। मतलब कि उसके लैक्स को चेंज कर रहा हूं, ठीक है। पहले मैं उसके लैक्स कर देता हूं, यहां पर डी डॉट लैक्स मैं यहां पर कर देता हूं 2 लैक्स कर देता हूं, ठीक है। पहले डी के लैक्स 2 थे, मैंने फंक्शन को कॉल करा, फंक्शन को कॉल करने के बाद जो लैक्स हो चुके हैं वो 10 हो चुके हैं। तो गाइस यहां पर आपके अकॉर्डिंग जावा कॉल बाय वैल्यू करता है, बहुत सही कॉल बाय वैल्यू करता है, तो इसकी वैल्यू 2 ही रहनी चाहिए, इसकी वैल्यू 10 नहीं होनी चाहिए। पर गाइस यहां पर ना इंटरव्यूअर आपको कंफ्यूज कर देते हैं, और यहां पर जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 10। पर ये 10 क्यों आ रही है, अब आप सोचेंगे ये तो भाई चेंज हो गया ओरिजिनल वेरिएबल, ये तो कॉल बाय वैल्यू नहीं रहा, ये तो कॉल बाय रेफरेंस हो गया, क्योंकि यहां पर जो हमने ओरिजिनल वेरिएबल पास करा था वो तो चेंज हो गया। पर गाइस मैंने आपको बताया था रियल डॉग बनाने के लिए हमें न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें तो हमने जो डी हम डॉग पास कर रहे हैं वो ऐसी डी में पास कर रहे हैं जो डॉग रियली में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, जो डॉग रियली में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, क्योंकि जब तक मैं उसमें न्यू कीवर्ड नहीं लगाऊंगा ना गाइस, जब तक मैं उस डॉग में न्यू कीवर्ड नहीं लगाऊंगा ना तब तक वो रियली में एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। अब मैंने यहां पर न्यू कीवर्ड लगा दिया है, तो अब यहां पर 10 प्रिंट नहीं होगा, यहां पर प्रिंट होगा 2, क्योंकि अब इसकी वैल्यू ना चेंज नहीं हो रही होगी, ठीक है। अब क्योंकि जो ये डी है क्या है, ये रियल ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, एक रियल ऑब्जेक्ट है, इस वजह से रियल ऑब्जेक्ट है, इस वजह से जावा में जो भी रियल ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो कॉल बाय वैल्यू करते हैं, ठीक है। पर यहां पर अगर मैं इसको हटा देता हूं तो यहां पर कॉल बाय रेफरेंस हो जाता है।
पर इसे हम कॉल बाय रेफरेंस नहीं करेंगे, क्योंकि आप मेरी स्टेटमेंट याद रखना, बार बार मैं कह रहा हूं, जावा इज ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होती है हमारे पास, कॉल बाय वैल्यू। जावा हमेशा कॉल बाय वैल्यू ही होती है। अब आप कहोगे कि यहां पर क्या है, यहां पर तो कॉल बाय रेफरेंस हो गया। अब आप ये एक बात याद रखना कि जावा में जो रियल ऑब्जेक्ट होते हैं ना, अगर वो रूल तोड़ते हैं तो ही हमारा रूल तोड़ा हुआ माना जाता है। पर ये डॉग डी तो रियल ऑब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि इसके आगे हमने न्यू लगाया ही नहीं है, तो ये रूल तोड़ ही नहीं रहा है। ठीक है गाइस, ये अगर ये रूल तोड़ भी रहा है ना, तो ये रियल ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ठीक है, तो हम ऐसा मानेंगे नहीं कि रूल टूटा हुआ है। तो इस वजह से जावा इज ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होती है, हमारे पास कॉल बाय वैल्यू होती है। तो आई होप आपको अब कॉल बाय वैल्यू काफी ज्यादा आसानी से और अच्छे से समझ में आ गई होगी, काफी ज्यादा डीप में समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बता देता हूं कंस्ट्रक्टर के बारे में। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में बता दूंगा, तो मैं यहां पर सब कुछ हटा देता हूं, सब कुछ कमेंट कर देता हूं। बस मैं यहां पर एक लाइन कॉपी कर लेता हूं यहां से, ये वाली, ये कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो गाइज मैंने यहां पर क्या करा है, एक ना डॉग का ना एक नया ऑब्जेक्ट बनाया है। जैसे नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्लास का नाम लिखना होता है, फिर ऑब्जेक्ट का नाम लिखना होता है, फिर न्यू लिखना होता है, फिर हमें क्लास का नाम लिखना होता है। तो कंस्ट्रक्टर हम कैसे बना सकते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, क्लास के अंदर ही जाना होता है। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है एक स्पेशल फंक्शन होता है, स्पेशल फंक्शन होता है क्लास का। कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल फंक्शन ऑफ क्लास। और जो कंस्ट्रक्टर का ना कुछ रिटर्न टाइप नहीं होता, कंस्ट्रक्टर का कुछ रिटर्न टाइप नहीं होता, नो रिटर्न टाइप। और जो कंस्ट्रक्टर का नेम होता है ना, वो क्या होता है, सेम एज क्लास नेम। तो यहां पर क्लास का नेम क्या है, क्लास का नेम है डॉग। तो जो कंस्ट्रक्टर का नेम होगा, देखो जैसे कि यहां पर क्लास का नेम डॉग है, तो जो कंस्ट्रक्टर का नेम होगा वो भी हम यहां पर डॉग लिख देंगे। यहां पर ऐसे करेंगे, और यहां पर मैं कुछ भी प्रिंट करा रहा हूं, मैं लिख दूंगा कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। अब गाइस इस फंक्शन को ना आप ऐसे कॉल नहीं करा सकते, मतलब कि जैसे जो भी हमारे पास नॉर्मल फंक्शन होते थे जिसके रिटर्न टाइप होते थे, उसको तो हम भाई कॉल करा लेते थे आसानी से उस फंक्शन के नाम से। पर इस फंक्शन को मैं ऐसे कॉल नहीं करा सकता, क्योंकि इसका कुछ रिटर्न टाइप ही नहीं है। ठीक है, तो ये फंक्शन कॉल कब होगा, ये फंक्शन एग्जीक्यूट कब होगा, ये फंक्शन तब एग्जीक्यूट होगा जब इस क्लास डॉग की क्या बनेगी, कोई भी ऑब्जेक्ट बनेगा, तब ये फंक्शन कॉल होगा। तो जैसे कि मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट बना रखा है, यहां पर डी नामक ऑब्जेक्ट बना रखा है। तो जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को बनाऊंगा और मेरे कोड में कुछ नहीं है, तो यहां पर मेरे पास प्रिंट हो जाएगा कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। ठीक है, और अगर मैं दूसरा डॉग बना दूंगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी डी बना देता हूं, मैं दूसरा डॉग बना देता हूं, तो यहां पर मेरे पास दो बार ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट कर रहा हूं, तो दो बार हमारे पास कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप सोचेंगे कि कंस्ट्रक्टर हम बना क्यों रहे हैं। अच्छा, इतना तो समझ में आ गया कि कंस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब हमारे पास क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अब कंस्ट्रक्टर बना क्यों रहे हैं, आखिरकार उसका फायदा क्या है। तो गाइज ऐसा होता है कि अगर हमें क्लास के डेटा मेंबर्स की वैल्यू को पहले ही कुछ असाइन कर देना है, ठीक है, जैसे कि मैं लैक्स है, ठीक है, डॉग के लैक्स क्या होता है, इधर इंट लैक्स लिख देता हूं, इंट लैग लिख देता हूं, इंट लैग लिख देता हूं, और यहां पर लिख देता हूं लैक्स इक्वल टू लैग। तो यहां पर क्या होगा कि अगर हमें क्लास के डेटा मेंबर की वैल्यू को पहले से ही कुछ ना कुछ सेट करना है, तो हम कंस्ट्रक्टर में ना उसकी वैल्यू डाल देते हैं। मान लो कि यहां पर हमने ना एक ऑब्जेक्ट बनाया है, यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है डी, और डी के अंदर मैंने डाल दिया है 10, और यहां पर डाल दिया मैंने 2, यहां पर भी डाल दिया मैंने 2, दोनों जगह मैंने 2 डाल दिया है। अब होगा क्या, ये वाली जो चीज है ना, ये 2, ये क्या जाएगी, कंस्ट्रक्टर में जाएगी। ठीक है, क्योंकि इससे कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, तो लैग के अंदर आ जाएगा 2, और ये 2 चला जाएगा लैक्स में, ये 2 चला जाएगा लैक्स में। तो लैक्स में हमारे पास बाय डिफॉल्ट आ जाएगा 2। तो जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो जो लैक्स है ना, उसमें बाय डिफॉल्ट 2 आ जाएगा। तो अगर मैं यहां पर प्रिंट कराना चाहता हूं, यहां पर अगर मैं प्रिंट कराऊंगा डी डॉट लैक्स को, और एक मैं प्रिंट करा देता हूं यहां पर, अब आपको कॉन्केटिनेशन तो समझ में आ गई होगी आई थिंक। ठीक है, तो यहां पर प्रिंट हो जाएगा 2
टू स्पेस टू प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी ज्यादा आसानी से, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, अगर आप उसके क्लास के डेटा मेंबर्स की वैल्यू को पहले से ही कुछ ना कुछ वैल्यू देना चाहते हैं तो आराम से आप दे सकते हैं। अब होता क्या है गाइस, यहाँ पर आपका नाम लैक्स है, यहाँ पर आपका नाम लैग है। ये तो काफी ज्यादा छोटा प्रोग्राम है, पर जब प्रोग्राम काफी ज्यादा बड़े होते हैं, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसमें हमारे पास यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत आ जाती है। दिक्कत ये आ जाती है कि आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पर कहीं पर लैग लिखा है, कहीं पर लैक्स लिखा है, तो यहाँ पर काफी ज्यादा आपको नाम ना याद करने में ना दिक्कत होगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, आप यहाँ पर लैक्स लिख दो, तो यहाँ पर आप लैक्स इक्वल टू लैक्स लिख दोगे ना, तो एक बार मैं चला के देखता हूं कि ये होता कैसे है, मतलब कि क्या चल रहा है। तो गाइस यहाँ पर 0 0 वैल्यू आ गई, पर यहाँ पर तो 2 2 वैल्यू आनी चाहिए थी, क्योंकि ना ये कंफ्यूज हो गया कि ये भी लैक्स है, ये भी लैक्स है, और यहाँ पर मैं लैक्स इक्वल टू लैक्स लिख रहा हूं, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये कंफ्यूज हो गया, तो मुझे बताना है दिस, यहां पर आता है हमारे पास दिस कीवर्ड। अब दिस कीवर्ड क्या करता है, तो जिस भी लैक्स के आगे आप दिस कीवर्ड बता दोगे, दिस कीवर्ड लगा दोगे ना, तो वो समझ जाएगा कि वो वाला जो लैक्स है ना, वो क्लास का लैक्स है, वो वाला कौन सा लैक्स है, और क्लास का लैक्स है। और जो लैक्स मैंने सिंपल छोड़ा है ना, वो कौन सा लैग है, जो पैरामीटर में आया है वो लैग है। तो ये हो गया हमारे पास क्लास का लैग, मतलब कि डेटा मेंबर वाला लैग, और ये वाला जो लैक्स है वो कौन सा हो गया, जो मैंने सिंपल छोड़ा है। तो अब यहाँ पर टू स्पेस टू प्रिंट हो जाएगा, काफी ज्यादा आसानी से टू स्पेस टू प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिस कीवर्ड भी समझ में आ गया होगा काफी ज्यादा आसानी से कि हम दिस कीवर्ड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें काफी ज्यादा नाम को याद वाद ना करना पड़े, इस वजह से हम दिस कीवर्ड यूज करते हैं। तो आई होप आपको दिस कीवर्ड अब समझ में आ गया होगा, कंस्ट्रक्टर भी समझ में आ गया होगा। अब मैं बता देता हूं आपको फाइनल कीवर्ड के बारे में। जैसे गाइस जो भी C++ से आए हैं ना, उनको C++ में कॉन्स्ट होता होगा। कॉन्स्ट की मतलब होता है कि हमारी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ऐसे ही हमारे पास जावा में क्या होता है, फाइनल होता है। अगर मैंने यहां पर कर दिया फाइनल इंट लवेश इक्वल टू 10, मतलब कि मैंने एक ऐसा वेरिएबल बना दिया। अब मैं इसको अगर प्रिंट कराऊंगा, मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, किसको, लवेश को प्रिंट कराऊंगा। मैंने क्या करा, बस इंट के आगे एक फाइनल कीवर्ड लगा दिया है, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करा देता हूं तो यहां पर 10 प्रिंट हो जाता है। पर अगर मैं लवेश की वैल्यू को चेंज करना चाहता हूं, लवेश की वैल्यू को चेंज करना चाहता हूं, ये तो चेंज नहीं करने देगा, ये हमें एरर दिखाएगा, क्योंकि फाइनल जिस भी वेरिएबल के आगे या फिर उसके आगे आप फाइनल लगा दोगे तो उसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं होगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप यहां से फाइनल हटा देते हैं तो आप लवेश की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। लवेश इक्वल टू 9 हो गया। अगर आप यहां पर अब लवेश को प्रिंट कराएंगे तो यहां पर हमारे पास 9 प्रिंट हो जाएगा। पर जैसे ही आप यहां पर फाइनल लगा देंगे तो जो इक्लिप्स का ये है, ये हमें एरर देने लगेगा, ठीक है। तो ये हम नहीं कर सकते। तो आई होप अब आपको फाइनल कीवर्ड भी समझ में आ गया होगा। यहां पर अब हम अपना लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, स्टैटिक कीवर्ड। यहां पर स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है गाइस, स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, ठीक है। तो मैं ना काफी ज्यादा, ये कोड है, ये काफी ज्यादा हो चुका है, तो मैं इसको रब कर देता हूं, मिटा देता हूं। यहां पर गाइस मैं इस कोड को मिटा देता हूं, ठीक है। यहां पर मैं सब कुछ मिटा देता हूं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिक कीवर्ड की। स्टैटिक कीवर्ड आखिरकार होता क्या है। तो गाइस यहां पर आप देख रहे होंगे कि इतनी देर से स्टैटिक कीवर्ड लिखा है, तो स्टैटिक कीवर्ड होता क्या है। तो गाइस आपको दो बात याद रखनी है कि स्टैटिक कीवर्ड इज रिलेटेड टू क्लास, ठीक है। इट एंड स्टैटिक कीवर्ड इज नॉट रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट। स्टैटिक कीवर्ड, ठीक है, मतलब कि स्टैटिक कीवर्ड जो है वो स्टैटिक कीवर्ड इज रिलेटेड टू क्लास, ठीक है। जो स्टैटिक कीवर्ड है ना वो क्लास से रिलेटेड होता है, और जो स्टैटिक कीवर्ड है वो क्या है, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होता। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि यहां पर मैं एक क्लास क्रिएट कर देता हूं। मैं क्लास क्रिएट कर देता हूं ए, और यहां पर मैं दो क्लास क्रिएट कर देता हूं, एक स्टैटिक क्लास क्रिएट कर देता हूं, स्टैटिक क्लास बी, और मैं दूसरी क्लास क्रिएट कर देता हूं, एक क्लास सी। पहली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं स्टैटिक के लिए, यहां पर स्टैटिक क्लास बी ये क्यों नहीं ले रहा है, इसे अभी हम एरर देख लेते हैं। तो ये वाली क्लास में इसको बाहर बनाता हूं, क्योंकि मैंने इसके अंदर बना दिया, कंट्रोल सी, इसे मिटा देता हूं और मैं इसके बाहर बना देता हूं, कंट्रोल वी। अब यहां पर ये कोई भी एरर नहीं देगा। तो गाइस अभी मैं क्या कर रहा था, देखो, कंट्रोल जेड,
ठीक है, अभी यहां पर ये एरर दे रहा था। ये एरर क्यों दे रहा था? क्योंकि अगर मैं इसको इस पे कर्सर पे ले जाऊं तो यहां पर लिखा है द मेंबर टाइप बी कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड स्टैटिक, स्टैटिक टाइप्स कैन ओनली बी डिक्लेयर्ड इन स्टैटिक और टॉप लेवल स्टैटिक। ठीक है, तो मतलब कि यहां पर स्टैटिक, जो स्टैटिक टाइप है ना, मतलब कि जो स्टैटिक वेरिएबल है वो ना स्टैटिक में डिक्लेयर हो सकते हैं या फिर टॉप क्लास में डिक्लेयर हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है? यहां पर दो बातें लिखी हैं, द मेंबर टाइप बी कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड स्टैटिक। ठीक है, क्यों स्टैटिक नहीं हो सकता? स्टैटिक टाइप्स कैन ओनली बी डिक्लेयर्ड इन स्टैटिक, मतलब या तो अगर ये वाली क्लास स्टैटिक हो तो ही हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अगर मैंने इस वाली क्लास को स्टैटिक कर दिया है तो हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, पर अगर मैंने इस वाली क्लास को स्टैटिक से हटा दिया है तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। तो मतलब कि अगर मुझे स्टैटिक वेरिएबल का यूज करना है तो जो उसका पेरेंट होना चाहिए ना वो भी स्टैटिक होना चाहिए। पहली बात तो ये, अगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता तो दूसरी बात ये क्या कहना चाह रहा है? दूसरी बात ये कहना चाह रहा है कि स्टैटिक टाइप्स कैन ओनली बी डिक्लेयर्ड इन स्टैटिक और टॉप लेवल टाइप्स। टॉप लेवल टाइप्स मतलब जो मेरी सबसे ऊपर की क्लास है ना, या तो इसके अंदर मेरा स्टैटिक डिक्लेयर्ड होना चाहिए, मतलब इसके नीचे मेरा स्टैटिक डिक्लेयर्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर इसके नीचे स्टैटिक डिक्लेयर्ड नहीं हो रहा है ना तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। ठीक है, क्योंकि हो क्या रहा है कि जो ये बी है इसका पेरेंट क्या है? क्लास ए है, और क्लास ए का पेरेंट क्या है? क्लास ए का पेरेंट है ये। ठीक है, तो मतलब कि जो ये बी है ना, अब इसका ना कोई ग्रांड फादर नहीं होना चाहिए था। ये इसका फादर है, ये इसका ग्रांड फादर है। ठीक है, इसका कोई ग्रांड फादर नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो यही है बस कि हम इधर स्टैटिक यूज नहीं कर सकते हैं। इस वजह से मैंने ना ये क्लास को पूरी ही बाहर रख दिया है, पूरी ही बाहर रख दिया है। ऐसे कंट्रोल सी में करूंगा और ये वाली चीज मैं मिटा देता हूं पूरी, और मैं इसको ना पूरा इस क्लास के ही बाहर रख रहा हूं। अब मेरा यहां पर कोई भी एरर नहीं आएगा। अब मैं वो बताना चाहता हूं कि ये टॉप मोस्ट क्लास है। इस टॉप मोस्ट क्लास के बाद आप स्टैटिक कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया स्टैटिक इंट ए। ठीक है, यहां पर आप स्टैटिक वेरिएबल बना सकते हैं, काफी ज्यादा आसानी से आप यहां पर स्टैटिक वेरिएबल बना सकते हैं। अब जैसे कि यहां पर आपने स्टैटिक वेरिएबल बनाया तो होता क्या है, जैसे कि C++ में ग्लोबल डिक्लेरेशन होती है, तो अब होगा क्या, जैसे कि आपने यहां पर लिखा है स्टैटिक ए इक्वल टू 10। ठीक है, और मैं अब स्टैटिक इंट ए इक्वल टू 10 का मतलब है एक ग्लोबल वेरिएबल बन गया है, और इस क्लास के अंदर आप इस ए को ना कहीं पर भी यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं अब मेन फंक्शन के अंदर अगर इस ए को प्रिंट कराना चाहूंगा ना तो काफी ज्यादा आसानी से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ए को अगर मैं प्रिंट कराना चाहूंगा तो काफी ज्यादा आसानी से प्रिंट हो जाएगा। और यहां पर सॉरी ये डीबग हो चुका है यहां पर, हाँ यहां पर हमारा प्रिंट हो गया है 10। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको स्टैटिक डिक्लेयर करना है तो या तो आप स्टैटिक डिक्लेयर करो टॉप, जो टॉप क्लास है उसके नीचे, या फिर आप स्टैटिक डिक्लेयर करो स्टैटिक के अंदर ही। ठीक है, अब होगा क्या, ये क्लास ना सेपरेट है। अब ये जो क्लास ए है ना ये टॉप क्लास है, ये क्या है? टॉप क्लास है। तो मुझे एक्सप्लिसिटली नहीं बताना कि जो ये क्लास ए है ना इसको क्या बनाओ, इसको क्या बनाओ, इसको स्टैटिक बनाओ। ठीक है, क्योंकि ये टॉप क्लास है, टॉप क्लास के अंदर हम कितने भी स्टैटिक चीज लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर जो मेन फंक्शन है ना वो भी स्टैटिक है। ठीक है, क्यों स्टैटिक है? क्योंकि ये हमने टॉप क्लास के अंदर लिखा है। तो स्टैटिक फंक्शन, स्टैटिक वेरिएबल्स या फिर स्टैटिक क्लासेस को हम टॉप क्लास के अंदर ही लिख सकते हैं, या फिर अगर हम टॉप क्लास के अंदर नहीं लिखना चाहते हैं तो जो उसका पेरेंट है वो स्टैटिक होना चाहिए। यही तो बातें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा मैं बता देता हूं कि मैंने क्यों बनाई है। अब होता क्या है कि एक क्लास है, उसके अंदर दो क्लासेस हो सकती हैं, एक हमारी स्टैटिक क्लास हो सकती है, एक हमारी नॉन स्टैटिक क्लास हो सकती है। तो ये वाली क्लास है ना, ये क्या है हमारे पास? स्टैटिक क्लास है। और जो दूसरी वाली क्लास है ये क्या है? नॉन स्टैटिक क्लास है, नॉन स्टैटिक क्लास है। ठीक है, तो अगर अब मैं क्लास, जैसे मुझे क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाना है ना तो पहले मुझे क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले क्लास ए का मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, इसके अंदर मैं क्लास ए का ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। सबसे पहले मैं इसको पहले ऊपर ऊपर कर देता हूं यहां पे। तो अगर मुझे सी का ऑब्जेक्ट बनाना है तो क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कैसे? ए ओ बी जे ऑफ ए इक्वल टू न्यू ए। ठीक है, अब मुझे सी का ऑब्जेक्ट बनाना है, फिर सी ओ बी जे सी इक्वल टू ओ बी जे
ए डॉट न्यू सी, यहां पर लिख देता हूं ए डॉट सी, ठीक है, क्योंकि ए के अंदर ही तो सी है हमारे पास। तो आप देख सकते हैं अगर मुझे ए क्लास के अंदर सी क्लास है और सी क्लास का मेरे को ऑब्जेक्ट बनाना है ना, तो पहले उसके लिए ए का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ए का ऑब्जेक्ट के बिना हमारे पास सी का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। पर अगर मुझे किसका ऑब्जेक्ट बनाना है, मुझे अगर बी का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं बी का ऑब्जेक्ट काफी ज्यादा आसानी से बना सकता हूं, क्योंकि स्टैटिक की मैंने आपको डेफिनेशन क्या बनाई थी, स्टैटिक इज रिलेटेड टू क्लास नेम, स्टैटिक इज रिलेटेड टू क्लास, स्टैटिक इज नॉट रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट। अब यहां पर अगर मैंने क्लास ए के अंदर क्लास सी बनाया है, तो क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। पर यहां पर जो क्लास बी है वो भी क्लास ए के अंदर है, पर वो स्टैटिक है, पर स्टैटिक क्लास इज नॉट रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट, स्टैटिक क्लास इज रिलेटेड टू द क्लास, तो हमें उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, उसके क्लास नेम से ही काम चल जाएगा। जैसे कि अगर मुझे बी का ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं कैसे लिखूंगा, बी ओबीजे ऑफ बी इक्वल टू ए डॉट न्यू बी, मैं ऐसे लिख लूंगा, यहां पर मैं लिख लूंगा ए डॉट बी, यहां पर ऐसे, यहां पर शायद ऐसे लिखना पड़ेगा ए डॉट बी। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि यहां पर मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी है, यहां पर मैंने केवल क्लास के नाम से ही क्या बना लिया है, क्लास के नाम से ही मैंने बना लिया है उसका ऑब्जेक्ट, बी का ऑब्जेक्ट। तो यही डिफरेंस होता है हमारे पास स्टैटिक में और नॉन स्टैटिक चीजों में। तो आई होप आपको स्टैटिक वाली चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको बता देता हूं स्टैटिक ब्लॉक भी कुछ होते हैं, स्टैटिक ब्लॉक भी होते हैं, स्टैटिक ब्लॉक। तो स्टैटिक ब्लॉक की यही सिंपल होता है, यहां पर मैं लिख देता हूं सिस आउट फर्स्ट ब्लॉक, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं वी आर इन मेन, इसे मैं रिमूव कर देता हूं, यहां पर लिख देता हूं इन मेन। तो होता क्या है गाइस, मैंने आपको बताया था कि जब भी कंपाइलर हमारा प्रोग्राम रन करता है तो वो मेन फंक्शन में आता है, मेन फंक्शन में आने के बाद वो मेन फंक्शन रन करता है, पर उसके पहले अगर उसे स्टैटिक ब्लॉक दिख जाते हैं तो स्टैटिक ब्लॉक को बनाने के लिए आपको केवल स्टैटिक कीवर्ड लिखना होता है, 2 कर्ली ब्रैकेट्स लगाने होते हैं और यहां पर आप अपना स्टैटिक ब्लॉक लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसे रन करूंगा तो स्टैटिक ब्लॉक पहले रन होगा हमारे पास और फिर हमारे पास मेन फंक्शन रन होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पहले यहां पर हमारे पास स्टैटिक ब्लॉक रन हुआ है, फिर हमारे पास मेन फंक्शन रन हुआ है। यहां पर आप एक से ज्यादा भी स्टैटिक ब्लॉक बना सकते हैं, जैसे यहां पर मैंने फर्स्ट ब्लॉक लिखा है, यहां पर मैंने सेकंड ब्लॉक लिख देता हूं, सेकंड ब्लॉक। अब मैं इसे रन करके देख लेता हूं, तो पहले फर्स्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, फिर सेकंड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, फिर मेन एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होते हैं, फिर हमारा मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। और इनका एग्जीक्यूशन कैसे रहता है, टॉप टू बॉटम रहता है, पहले टॉप से आए, पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर मेन एग्जीक्यूट होगा। अब मैं क्या करता हूं, इस स्टैटिक फंक्शन को यहां से कॉपी करता हूं और मैं यहां पर इसके मेन के नीचे लगा देता हूं। हालांकि मैंने इसको मेन के नीचे लगाया, तब भी स्टैटिक फंक्शन आप याद रखना कि स्टैटिक फंक्शन मेन से पहले कॉल होंगे। टॉप टू बॉटम आए, हमने देखा ये स्टैटिक है, ये कॉल हो जाएगा। टॉप टू बॉटम आए, हमने देखा ये स्टैटिक है, ये कॉल हो जाएगा। तो पहले फर्स्ट ब्लॉक कॉल होगा, फिर सेकंड ब्लॉक कॉल होगा, फिर इन मेन कॉल होगा। तो अगर हम मेन के नीचे भी लिख देते हैं ना स्टैटिक ब्लॉक को, तब भी स्टैटिक ब्लॉक पहले ही कॉल होता है। और स्टैटिक ब्लॉक कैसे कॉल होते हैं, टॉप टू बॉटम कॉल होते हैं, पहले ये कॉल होगा, फिर ये कॉल होगा। तो आई होप आपको स्टैटिक ब्लॉक भी समझ में आ गए होंगे। तो अब हम स्टैटिक ब्लॉक बनाते क्यों है, तो आखिरकार हम स्टैटिक ब्लॉक इस वजह से बनाते हैं ताकि स्टैटिक ब्लॉक हम इस वजह से बनाते हैं ताकि प्रोग्राम से पहले हमारे पास कुछ वेरिएबल जो हैं, मतलब कुछ भी हमें वेरिएबल या फिर कुछ भी हमें पहले से ही डिफाइन करके रखना है कि ए की वैल्यू 10 ही हो, ए की वैल्यू 20 ही हो, मतलब कि कुछ हमें प्री कैलकुलेशन करके रखनी है। तो उस केस में हम क्या यूज कर सकते हैं, उस केस में हम यूज कर सकते हैं आसानी से, क्या यूज कर सकते हैं, स्टैटिक ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। गाइस यहाँ पर मैं जावा खत्म कर रहा हूं, पर जावा ना काफी ज्यादा वास्ट है, ठीक है, इसे आपको सीखते हुए चलना है, ठीक है। जितना मैंने बताया है ना जावा के अंदर आपको ऊप्स के जितनी भी नॉलेज दी है आपको, कंस्ट्रक्टर की दी है, दिस की दी है, इतनी सफिशिएंट होती है आपको सेल्फ टॉट प्रोग्रामर बनने के लिए। अब यहाँ पर जावा में काफी ज्यादा फंक्शन होते हैं, जैसे कि एक फंक्शन मैं आपको बता सकता हूं कि यहाँ पर होता है जैसे कि इंट ए इक्वल टू 10-20, जैसे मैंने 10-20 लिखा है यहाँ पर, ठीक है भाई, और मैं यहाँ पर अगर ए को प्रिंट करा रहा हूं, ठीक है, सिस आउट ए, तो यहाँ पर जो ए है वो क्या हो गया हमारे पास -10 प्रिंट हो गया। तो मैं चाहता हूं कि यार ए कुछ भी हो, ए कुछ भी हो, हमारे पास क्या प्रिंट हो,
पॉजिटिव वैल्यू ही प्रिंट हो, नेगेटिव वैल्यू ना प्रिंट हो। तो मैं यहां पर ना एक मैथ क्लास का यूज कर देता हूं, math.apps। तो गाइस यहां पर मैं एक मैथ क्लास का यूज कर देता हूं। मैथ क्लास के पास ना काफी ज्यादा फंक्शन होते हैं, तो अगर मैं math.apps का यूज करता हूं तो जो भी वैल्यू अब यहां पर दी जाएगी ना उसका मॉडुलस आ जाएगा। उसका क्या आ जाएगा? मॉडुलस आ जाएगा। तो 10 माइनस 20 क्या होता है? -10 होता है। अब इसका मॉडुलस आ जाएगा, तो -10 का मॉडुलस आ जाएगा 10। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये चीजें होती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, कि यहां पर मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी हैं जो डे टू डे लाइफ में यूज होती हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप कोई, मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको यहां पर बस टाइप करना है। यहां पर आपको टाइप करना है, कुछ भी टाइप करना है। जैसे कि मुझे सीखना है बफर क्लास इन जावा, बफर क्लास इन जावा, ठीक है। तो जैसे ही बफर क्लास आप जावा में लिखोगे तो जावा पॉइंट आ गया है, जीएफजी आ गया है। तो गीक्स फॉर गीक्स से काफी ज्यादा अच्छी वेबसाइट है, तो आप जीएफजी को भी रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रिंग बफर क्लास होती है, तो यहां से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने काफी अच्छे अच्छे आर्टिकल दिए होते हैं। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको जावा का सेल्फ टॉट प्रोग्रामर बना दिया है, बस आगे की जर्नी आपको खुद तय करनी है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप यहां तक आए हैं तो श्योरली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को भूले बिना लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो कमेंट में जरूर लिखना कि लवेश भाई मैंने पूरी वीडियो देखी और मैं यहां तक आया हूं। कमेंट करोगे तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि इस पूरी वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। पहले मुझे नोट्स बनाने होते हैं खुद के कि क्या क्या मुझे पढ़ाना है, क्या क्या मुझे नहीं पढ़ाना है। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। तब तक के लिए बस सब्सक्राइब कर दो, और अगर ऐसी वीडियो देखनी है तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे और कीप कोडिंग, बाय बाय।